ठीक है, एसजे निफ्टी कह रहा है 30 पॉइंट ऊपर। दिखाइए फ्लोर पे जो जो सब जुड़ चुके हैं पैनलिस्ट को। आप सबको गुड मॉर्निंग, आप सबको मंगलवार की हार्दिक शुभकामनाएं। असित, कैसे प्लेस्ड है आप निफ्टी बैंक पे? गुड मॉर्निंग आशीष जी, मॉर्निंग वीरेंद्र जी, मॉर्निंग टू एवरीवन द पैनल। आई थिंक आशीष जी, कल का जो डेटा है डेफिनेटली दैट इज पॉजिटिव। एफआई फिगर्स आर वेरी एनकरेजिंग। निफ्टी में लॉन्ग बिल्टअप हुआ है 1% का, बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग हुआ है 9-10% का। बट ये सारे आंकड़े के बाद भी जो एक ट्रिगर है कि आरएसआई का फिगर हम देखेंगे, निफ्टी का आरएसआई इज 28 बिलो 30 एंड बैंक निफ्टी इज अराउंड 32। ये काफी ओवरसोल्ड जोन में है। बट एट द सेम टाइम अगर हम देखेंगे जिस हिसाब से हम 15,730 ये जो स्विंग लो हुआ था 8 मार्च को, लास्ट 3 दिन से हम इसको होल्ड कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी अगर 15,700 के नीचे ट्रेड करने लगता है कि वी विल सी फर्दर करेक्शन, डेफिनेट गुड करेक्शन ऑन दैट वे। एंड अगर बैंक निफ्टी में जैसे भी फ्राइडे का लो क्लोज करते हैं, जैसे वीरेंद्र जी बताए, वी विल सी डेफिनेटली फर्दर करेक्शन। सो अभी टेक्सचर इतना बदला नहीं है व्हाट वी सॉ ऑन फ्राइडे, बट इट्स नाइस टू सी कि वी आर होल्डिंग फॉर द लोअर लेवल्स। बट ब्रेकआउट निफ्टी में तभी अगर हम 15,980 के ऊपर ट्रैवल करें या 16,050 के ऊपर क्लोज दे रहे, 1-2 दिन के लिए हम इसको इसके ऊपर क्लोज दे रहे, मुझे लगता है कि उसके बाद बाउंस बैक हमें देखने को मिल सकता है। सीपीआर लेवल्स आज के लिए निफ्टी में देखेंगे 15,850, 858, 867 इस लेवल पे है। मुझे लगता है ये लेवल डिसेंट सपोर्ट दे सकता है। एंड जिस हिसाब से बैंक निफ्टी में देखेंगे 33,428, 484 एंड 33,540 ये जोन पे बैंक निफ्टी में सपोर्ट मिल सकता है। अगर इसको तोड़ता है या इसके नीचे जाएगा डिसिसिवली एंड बिलो 33,000 विल सी फॉर द करेक्शन। बैंक निफ्टी में अगर हम ऑप्शंस का डेटा देखेंगे, कल का जो डेटा है दैट इज क्वाइट नाइस। पुट का जो फ्रेश पुट राइटिंग हुआ है दैट इज अराउंड 26 lakhs। जो कॉल अनवाइंडिंग हुआ है दैट इज अराउंड -6 lakhs। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एक्सपायरी। सो डेटा पॉजिटिव है, बट एट द सेम टाइम हायर लेवल्स में इधर द इंडेक्स सस्टेन कर पाए नहीं कर पाए, दैट वी नीड टू सी। सो दैट इज हाउ आई विल बी लुकिंग एट द इंडेक्स फॉर टुडे। बढ़िया, तो सिमिलर ऑलमोस्ट व्यूज तो देखते हैं। 15,980 के ऊपर अगर ट्रैवल करें या 16,050 के ऊपर कुछ सेशंस पे ऊपर क्लोज डिलीवर कर दें तो मूड माहौल बदलेगा। तब तो एक बाउंस बैक एंटिसिपेट करना है। अदरवाइज जो वीरू भी लेवल्स कह रहे थे, ऐसे भी सिमिलर लेवल्स मेंशन करते हुए। आज पैनल फिर से दिखाइएगा स्क्रीन पे। माइनस नजर आ रहे हैं 5+1 दिन की छुट्टी के बाद। ये 5 तो ठीक था पूरा पिछला हफ्ता, ये +1 क्यों मारी कल मंडे को? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। तो देखिए, +1 होने का एक रीजन ये था कि मेरी सिस्टर इन लॉ की मैरिज थी, तो इसलिए आज कल मॉर्निंग में मैं थोड़ा बिजी था, तो इसीलिए आज मैंने ज्वाइन किया है। एक फोटो दिखाइएगा इस वीकेंड पे। आपने, ये वीकेंड कह रहा हूं, ये 6 दिन, 6 प्लस वीकेंड 2, ये 10 दिन हो गए मानस को गए हुए। दिखाइए जरा एक फोटो। मानस आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पे? वीरू, ये काय के साथ फोटो? ये छुट्टी के दौरान की फोटो है क्या मानस की? ये मानस से एक्सप्लेन करेंगे ये बखूबी। जरा थोड़ा मानस थोड़ा सा बताइए। ये आप ही के सौजन्य से तस्वीर आई थी, और ये लखनऊ के जो फिलहाल अगर आप देखें जो खान पान है उसमें ये शख्स जो है ना, वो यकीन मानिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। मानस थोड़ा सा अपने आप बताइए, फिर मैं बताता हूं उसके बारे में, इनके बारे में। 36 साल से ये लखनऊ का जायका है, 36 साल से। मानस बताइए। तो देखिए, पहले तो आप सबको मालूम है कि लखनऊ की बिरयानी बहुत पॉपुलर है, और जो लखनऊ की बिरयानी होती है मेरे ख्याल से इंडिया में शायद ही उस तरह की बिरयानी कहीं पर मिलती है। काफी डिफरेंट बिरयानी होती है, अलग तरह की बिरयानी होती है। तो जिनकी आप बात कर रहे हैं, ये लल्ला बिरयानी के नाम से पॉपुलर है, और बहुत समय से, मैं तो शायद बहुत छोटा था तब से मैं इनको जानता हूं, क्योंकि मेरे फादर के काफी क्लोज फ्रेंड थे वो। तो बहुत सालों बाद, मेरे ख्याल से आज करीब 7-8 साल बाद इनसे इस बार मुलाकात हुई। जब मैं अपनी सिस्टर इन लॉ की मैरिज में गया तो वहां पर ही इनसे मुलाकात हुई। तो अगर आप फेसबुक पे देखेंगे या कभी भी यूट्यूब पे देखें, तो इनका नाम जरूर देखने को मिलेगा लखनऊ की बिरयानी के लिए। तो उनके साथी की पिक्चर थी जो आपने मेंशन की। जी, ये आपकी खुशनसीबी है, और मेरे ख्याल से मैं और आशीष हमारी भी खुशनसीबी है कि हम कम से कम अपने बचपन में अपनी नुक्कड़ की जो दुकान थी उसे याद तो करते हैं, और याद आती है। ये लल्ला बिरयानी है। यूट्यूबर्स से घिरे रहते हैं आजकल आशीष वर्मा साहब, आप यकीन मानिए। और 36 साल से जायका है। 2.5 रुपए से ये बिरयानी शुरू हुई थी, और आज करीब 220 रुपए फुल प्लेट मिलती है।
शाम को 4 बजे दुकान खुलती है और मेरे ख्याल से 9 बजे तक आखिरी बिरयानी बिक जाती है। यकीन बिल्कुल मानिए नहीं, लखनऊ मैं जाए इंतजार तो करूंगा इदरिस की बिरयानी जी। के साथ लल्ला की बिरयानी ये जरूर- आपने जो जरूर यूट्यूब खाएं। लिंक भेजा था उसमें 7 बजे शाम को बिरयानी बिक गई थी, पर अपने को डरने का बिल्कुल। नहीं है, मानस के पहचान के हैं, अपने लिए बच जाएगी। नहीं, कभी भी आप ध्यान रखिए वीरेंद्र जी, 6 बजे के पहले बिरयानी खत्म हो जाती है, तो आपको 6 बजे से पहले आना पड़ेगा। अपनी तो जुगाड़ हो गई है, लेकिन चलिए मानस वेलकम बैक। अब शुरुआत कर दी जाए आज के टॉप कॉल्स की। पालवे साहब, शुरुआत आपसे करते हैं। आज का सबसे प्रेफर्ड ट्रेड कौन सा? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर पे हमारा फोकस है और उसमें टीवीएस मोटर का सेटअप काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। लास्ट वीक के हाई को क्रॉस करके स्टॉक क्लोज हुआ है और जो रिकवरी देखने को मिली स्टॉक में लोअर साइड से, अब स्टॉक अब 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से स्टॉक के सेटअप बने हुए, हमें लगता है टीवीएस मोटर को यहाँ पे बाय करना चाहिए। 650 253 के आसपास का क्लोज है कल का। हमें लगता है जिस तरीके से मोमेंटम यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है, ये स्टॉक में टारगेट आना चाहिए करीब 665 से 670 तक के। यहाँ पे स्टॉप लॉस हम सजेस्ट करेंगे करीब 643 का। तो टीवीएस मोटर बाय करने की सलाह। टीवीएस मोटर्स कल भी 3% का उछाल, और आज का सबसे प्रेफर्ड पहला पालवे साहब का टॉप कॉल आपकी स्क्रीन पर, टीवीएस मोटर्स में खरीदारी करना है। असित, आपकी तरफ से पहला पिक। आशीष जी, मैं बंधन बैंक में लॉन्ग जाना चाहूंगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 334 फॉर ए टारगेट ऑफ अराउंड 350। आई थिंक जिस हिसाब से पुट रेटिंग हुआ है 18 लाख का पुट रेटिंग, प्राइस समय 20 के ऊपर गया हुआ है, ओआई हाई ऑफ द ईयर एंड डिलीवरी इज आल्सो क्वाइट गुड। सो बंधन बैंक को लॉन्ग साइड में देख सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 334। याद रखिएगा टीवीएस मोटर्स अभी तक लॉन्ग ट्रेड रहा। कल ये स्टॉक डे हाई पे बंद हुआ था और बैंकिंग में 2 स्टॉक्स कोटक महिंद्रा बैंक और बंधन बैंक सबसे स्ट्रांग थे और स्ट्रांग मूव दिया ऐसे स्टॉक ने, डे हाई पे जाके क्लोज हुआ। राजेश सतपुते जी, गुड मॉर्निंग। आपको ये चर्चा सुनते सुनते मुंह में पानी आ गया होगा, लेकिन बात वही करनी है जो रोज करते हैं। आज की टॉप कॉल। एक तो तरक्की किया आज वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग। मानस जी के पास एक बार जाना ही पड़ेगा, बहुत बार बिरयानी सुना है। जी हाँ, बिल्कुल तो, बिल्कुल। वीरेंद्र जी देखिए, जिसका जिक्र आपने किया कोटक बैंक में, मुझे लगता है कि वही सबसे बेस्ट पिक रहेगा, क्योंकि इसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ है। आप बाजार देखिए, निफ्टी आप अगर ओवरऑल भी देखते हैं निफ्टी तो करीबन 18,200 से लेकर 15,800 तक आया, लेकिन कोटक बैंक एक ऐसा काउंटर है जो अपने स्ट्रेंथ को बनाए हुए है और इसका स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव है। देखिए, अकॉर्डिंग टू वीकली चार्ट यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है, यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल मिला है, लेकिन डेली चार्ट पे यहाँ पे जो फ्रेश ब्रेकआउट मिलेगा वो रहेगा 1820 के ऊपर। ये मैं फ्यूचर लेवल की बात कर रहा हूँ। कल भी 1822 लगा के 1820 के नीचे ही क्लोज हुआ। तो मुझे लगता है आज कोटक पे नजर रखे। 1820 के ऊपर जैसे चला जाता है तो इसका जो टेक्निकल टारगेट बनता है पोजिशनली अकॉर्डिंग टू पैटर्न क्या है, या पैटर्न इज दैट्स अ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन। सो नेकलाइन है 1820 की और पैटर्न का टारगेट बनता है 1950 का। तो 1820 के ऊपर करीबन 100-150 रुपए का एक बड़ा, मुझे लगता है, शॉर्ट कवरिंग रैली आनी चाहिए कोटक बैंक पे। सो लेकिन सिंस हमें इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना है, सो कोटक बैंक इज अ बायर। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो रहेगा 1790 का। 1820 निकले तो 1850 1860 ये प्रोबेबली इंट्राडे का टारगेट होगा। 1850 इसका 100 डीएमए है। और डिस्क्लोजर ये है कि ये जो कॉल है हमारे क्लाइंट के साथ हमने साझा किया है, उनकी पोजीशन इसमें हो सकती है, लेकिन मेरी पर्सनल पोजीशन यहाँ पे कोई नहीं है। कोटक महिंद्रा बैंक रखे रडार पे। वैसे आइडिया अच्छा है वीरू, एक किसी वीकेंड सब लोग प्लान बना के लखनऊ चलते हैं, जो इतना अपन लखनऊ दिखाते हैं, टीज करते हैं, सब पहुंचते हैं वहां पे और सब मिलके ये सब रिलिश करते हैं। करा जाएगा एक वीकेंड। जी चलिए, डन रहा। मैं मेरे तरफ से भी गौरांग जी के सौजन्य से। सौजन्य से मतलब पूरा स्पॉन्सरशिप वहीं से आने। हाँ, गौरांग जी करेंगे। नहीं सब अपना अपना, नहीं तो जाना ही नहीं हो पाएगा, सब फंस जाएंगे। लेकिन ये आइडिया अच्छा है, इस पे वर्कआउट बाद में करेंगे। कविता, हाय, गुड मॉर्निंग। कविता, आपकी तरफ से प्रेफर्ड ट्रेड। हाय, वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी, वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। विल प्रेफर्ड पिक है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। सो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एक अच्छी रेक्टेंगल टॉप फॉर्मेशन पर ब्रेकआउट दिया और उसके बाद आप देख रहे हैं एक अच्छा करेक्शन के बाद एक ट्रफ फॉर्मेशन डेवलप करता हुआ दिखा है।
कल की क्लोजिंग इसकी 10 डेज SMA पर एग्जैक्टली क्लोज हुआ है। आई बिलीव अगर ये 227 के ऊपर सस्टेन होता है आज, तो इसमें एक अच्छा रैली हम देख पाएंगे, जहां मुझे लगता है 234 के इंटरडे टारगेट्स की तरफ ये बढ़ता हुआ दिख सकता है। सो 234 के टारगेट्स के लिए BEL को लुक आफ्टर करना चाहिए। वन कैन टेक द स्टॉप लॉस ऑफ 224 ऑन देयर पोजीशन। सो BEL इज द टॉप पिक। BEL एक सरकारी कंपनी आज रडार पे खरीदारी करने का मन। गाबा सर गुड मॉर्निंग। गाबा सर, कौन सा ट्रेड है आज का सबसे प्रेफर्ड, आज का टॉप कॉल कौन सा है? गुड मॉर्निंग। ट्रेड तो बताऊंगा, लेकिन पूना का क्या हुआ? अब लखनऊ की बात कर रहे हैं। नहीं, वो तो मैंने बोलना ही छोड़ दिया, अच्छा नहीं लगता बार बार बोलना। चलिए मेरे को आने दीजिए, चलते हैं फिर एक दिन ड्राइव कर लेते हैं। ये डन है, ये भी डन है। अच्छा, निफ्टी को नीचे खोलना है क्योंकि डाउनसाइड मोमेंटम मेरे ख्याल से थोड़ा कम हुआ है, लेकिन नीचे खोले और 16,100 पार कर ले फिर तो बल्ले बल्ले। ये बात तो सही रही। दूसरी बात, स्टॉक जो मैंने चुना है आज वो है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। यहां पर एक हायर टाइम फ्रेम पे एक बाय सिग्नल जनरेट हुआ है कल। इसका जो टारगेट है 1650 का है, स्टॉप होगा 1580। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड बाय HAL। ओके, याद रखिएगा अभी जो ये प्रॉपर्टी डिस्कस हुई इस कार्यक्रम में, कविता जी ने BEL दिया, प्रकाश सर ने HAL दिया। HAL पोस्ट अर्निंग डिप हुआ था शुक्रवार को, लेकिन कल बहुत ही स्ट्रॉन्ग इसने ब्रेकआउट दिया फिर, और BEL ने एक अपने अगस्त के ब्रेकआउट पॉइंट से फिर पुल बैक देना शुरू किया। तो इस डिफरेंस को आज अपनी एक थीम बना के चलिएगा। दोनों ही चार्ट्स अब तक इस कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। मानस, आपका ट्रेड क्या रहेगा, बताइए। तो देखिए, ऑटो क्षेत्र में काफी बाइंग इंटरेस्ट कल देखने को मिला और बहुत सारे ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स चार्ट पे अच्छे लगते हैं, और उनमें से एक एस्कॉर्ट्स भी है जहां पर मेरे हिसाब से नजर रखनी चाहिए। करीब 6 हफ्ते हो गए स्टॉक लगातार 1550 और 1525 के आसपास बेस बनाता है और वहां से रिकवरी दिखाता है, लेकिन कल स्टॉक ने अपने 200 मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया, उसके ऊपर की क्लोजिंग दी। हालांकि बेहतर वॉल्यूम नहीं देखने को मिले, लेकिन मेरा समझना है कि फॉलो बाइंग देखने को मिलेगा, इसलिए एस्कॉर्ट्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 1600 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए 1750 के टारगेट के लिए। एस्कॉर्ट्स तो ऑटोज, कुछ चुनिंदा सरकारी कंपनीज, ये प्रेफर्ड स्पेसेस नजर आ रही हैं आज के सेशन में, और उसके साथ साथ फाइनेंशियल्स का तड़का। मैं रैप अप करूंगा सारे पिक्स। गौरांग सर, मार्केट्स की बात करूं उससे पहले आप लोग का जियोजीत में इस समय कोई बढ़िया मिड कैप या लार्ज कैप जो आप लोग एक्यूमुलेट कर रहे हो, सबसे प्रेफर्ड बेट? धन्यवाद आशीष आपका, और आप सभी को शुभ प्रभात हमारी तरफ से। तो अभी ऑटो सेक्टर का जिक्र हो रहा था, और कल मेरे ख्याल से नतीजों के आधार पर भी डिफेंस मान लीजिए, क्लास 8 ट्रक्स को मान लीजिए, या फिर बाकी अन्य जो कारोबार में भारत फोर्ज का मैं जिक्र कर रहा हूँ, तो कल अच्छी खासी हमने ऊपर के तरफ के दायरे देखे थे, और मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक अपने आप में री रेटिंग कर रहा है। बुनियादी तर्क के आधार पर भारत फोर्ज पर हम खरीदारी की राय दे रहे हैं। भारत फोर्ज, फिर ये है वो प्रेफर्ड कॉल। इसके रिजल्ट्स आए थे, इस पे तो खैर आगे ब्रोकरेजेस पे सुमित जुड़ेंगे, उनसे फिर बातचीत होगी। क्विकली एक काम करता हूं, सारे टॉप कॉल जो हैं वो रिविजिट कर दिए जाए। जब मैंने कहा था फाइनेंशियल्स का तड़का, तो रेडार पे था बंधन बैंक असित की तरफ से एक खरीदारी करने का कॉल था, साथ में कोटक महिंद्रा बैंक सतपुते साहब का एक बाय कॉल, 1790 का स्टॉप लॉस। फिर पालविया साहब ने टीवीएस मोटर्स की बात छेड़ी, खरीदारी करना, और मानस ने एस्कॉर्ट्स की बात करी, खरीदारी करना। तो 2 बैंक्स थे, 2 ऑटो स्टॉक्स थे, और ये 2 डिफेंस प्लेज आपकी स्क्रीन पर, सरकारी डिफेंस प्लेज आपकी स्क्रीन पर। एक है BEL जो कविता का प्रिफर्ड कॉल, खरीदारी करने का मन, और गाबा सर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पे खरीदारी करने की बात कर रहे हैं। तो देखिए किस तरह से पिक्स आर डिवाइडेड, और ऑटो एंक में जोड़ लीजिए भारत फोर्ज जो गौरांग इस समय अभी मेंशन कर रहे थे। तो ये सब हो गया आज का तड़का, फाइनेंशियल्स, ऑटोज और सिलेक्टिव सरकारी कंपनीज। लेकिन चलिए, अच्छा मैं आगे बढ़ूं उससे पहले, पता है वीरू, क्योंकि चर्चा हुई थी मानस की छुट्टी की, ऐसे ही पालवे साहब भी वीकेंड के बाद जुड़े हैं। पालवे साहब, वीकेंड कैसा रहा आपका? बढ़िया रहा आशीष जी। मैं मानस जी के ही शहर में था, लखनऊ, वहां पे मैं होके आया, लेकिन मानस जी से मिलने का मौका नहीं मिला क्योंकि वो बिजी। मैसेज जरूर हुआ था। तो आपने जो प्लान बनाया लखनऊ का, बिल्कुल अब साथ में ही चलते हैं हम लोग।
ये तो डील है सर, डील है, आप सबको लेके जा रहा है साथ में। मैं इसीलिए पूछ रहा हूं वीरू, वीकेंड में मैं ऐसी रात में कहीं से लेट लौटा था, 1-1:30 बज रहा था, मैंने ऐसी ट्विटर खोला तो 2 लोग उसमें मुझे दिखे ट्विटर स्पेसेस पे, नीरज वाजपेयी और पालिया साहब, रात के 1-1:30 बजे ट्विटर स्पेसेस पे थे। ये इनका वीकेंड था। तो उसमें क्योंकि सब सो रहे थे तो मैं बातचीत नहीं कर पाया इन लोगों से, लेकिन इन लोग का वीकेंड ऐसे एंजॉय हो रहा था। पहले साहब, वीकेंड में भी ऐसा चलता है क्या? कुछ और एंजॉयमेंट नहीं है क्या? तो आशीष जी देखिए मार्केट में कितना क्रेज है, करीब 700 लोग रात को 1 बजे भी वो ट्विटर स्पेस लोग जुड़े हुए थे, हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और सैडली उस पर मैं जुड़ नहीं पाया, लेकिन वो इंटरेस्टिंग था। लेकिन अब फोकस कर लिया जाए, मैं स्टॉक्स न्यूज पे आऊंगा। कल बहुत ज्यादा रिजल्ट्स हेवी डे नहीं था, लेकिन आज जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी स्क्रीन पर जो बार बार रह के चल रही है, LIC की लिस्टिंग की तैयारी हो रही है। तो अब उस पर जरा फोकस कर लिया जाए। गौरांग सर तो हैं, उनसे भी बातचीत करूंगा। हमारे साथ हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन जुड़ती हुई। आस्था, आपको भी गुड मॉर्निंग। और साथ में सुमित आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। लिस्टिंग से पहले ही कवरेज रिपोर्ट्स आना शुरू, लिस्टिंग को लेकर डोप्स आने शुरू ब्रोकरेजेस की तरफ से, तो उस पे। लेकिन आस्था, 949 रुपीज का इशू प्राइस, क्या गेस एस्टिमेट है? कैसी लिस्टिंग की तैयारी कर रहे हैं हम लोग? कहां खुलता हुआ नजर आएगा ये IPO? गुड मॉर्निंग आशीष। आशीष देखिए, जब हम इस LIC के IPO को डिस्कस कर रहे थे सुमित जी के साथ, मैंने एक शो भी किया था, तभी भी मैंने बोला था कि मैं लिस्टिंग गेन में बहुत बड़े लिस्टिंग गेन की उम्मीद नहीं रख रही थी। इसके 2-3 कारण थे, क्योंकि पास्ट जो मेरा एक्सपीरियंस रहा हुआ है उस हिसाब से भी मैंने बोला था, और लॉन्ग टर्म के लिए मैं ज्यादा पॉजिटिव थी। अभी देखा जाए तो ये पूरा जो लिस्टिंग का यहाँ पे जो रहेगा इवेंट, उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो एक रोल प्ले करेगा वो मार्केट सेंटिमेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि इक्विटी मार्केट में जिस तरह के भी रिएक्शंस आते हैं वो पूरा LIC की लिस्टिंग पे यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से लिस्टिंग में यहाँ पे एकदम फ्लैट एक्सपेक्ट कर रही हूँ, जैसा कि मैं उस टाइम पे भी बहुत बड़े गेन की उम्मीद में नहीं थी, तो मुझे लगता है फ्लैट होंगे। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए किसी ने लगाया है तो वो इसको होल्ड करे, क्योंकि लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स मुझे इक्विटी मार्केट्स के भी ठीक लगते हैं, और अगर इक्विटी मार्केट यहाँ पे चलेगा तो LIC भी बिल्कुल यहाँ पे एक पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ नजर आएगा लॉन्ग टर्म में। तो आप कह रहे हो लिस्टिंग म्यूटेड होगी, लॉन्ग टर्म के लिए फिर भी अट्रैक्टिव हो जाएगा। अब लिस्टिंग म्यूटेड मतलब मैं पॉलिसी होल्डर हूं तो मेरी एक्विजिशन कॉस्ट 60 रुपए नीचे, मैं अगर एम्प्लॉय हूं या रिटेल हूं तो मेरी एक्विजिशन कॉस्ट 45 रुपए नीचे। मुझे तो कंफर्ट है ना, मेरी एक्विजिशन प्राइस के ऊपर ही खुलेगा ना आस्था? देखिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मार्केट्स अभी काफी ज्यादा बीच में खराब हुए थे, अभी आज थोड़ा सा ठीक लग रहा है, तो मेरे हिसाब से एट पार ही होना चाहिए। और यहाँ पे सबको थोड़ा बहुत यहाँ पे डिसेंट यहाँ पे मेरे को लगता है कि राहत मिलनी तो चाहिए, ऐसी तो मैं उम्मीद कर रही हूँ। लेकिन फिर भी जैसा कि पूरा ये मार्केट डिपेंडेंट एक लिस्टिंग रहेगी, तो उस पर भी काफी ज्यादा निर्भर करेगा। तो मुझे तो फ्लैट ही लग रहा है इन ऑल, बहुत बड़े डिस्काउंट लिस्टिंग की मैं यहाँ उम्मीद नहीं रख रही हूँ। और लॉन्ग टर्म के लिए तो मेरी यही राय थी, जो मैं पहले भी दे रही थी आपके चैनल पे, कि ये लॉन्ग टर्म के लिए ज्यादा अच्छा कैंडिडेट है। लॉन्ग टर्म के टारगेट्स पे आता हूं आपके आस्था, लेकिन सुमित, ब्रोकरेजेस क्या कह रही हैं? आज तो इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट भी शुरू हो गई है ना? हाँ, मतलब ये तो इवेंट है। मैक्वेरी की एक रिपोर्ट आई है और उन्होंने अभी 1000 रुपए के ऊपर के टारगेट्स दिए हैं LIC को लेकर। न्यूट्रल रेटिंग के साथ भले उन्होंने शुरुआत की है, कह सकते हैं सेफ साइड पर वो भी मान के चल रहे स्टांस अपना, लेकिन हाँ 1000 रुपए के टारगेट्स के लिए मैक्वेरी की तरफ से एक रिपोर्ट आई है LIC को लेकर, और उन्होंने बहुत सारे यहाँ पर तथ्य भी दिए हैं। पहली चीज उन्होंने माना कि मार्केट शेयर में रिसेंटली एक डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो होने की वजह से थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली है। कंपनी का एक एक्सेसिव फोकस है सिंगल प्रीमियम और ग्रुप बिजनेस के ऊपर। अगर यहां पर कोई भी टर्मोइल आता है तो वो कंपनी के ऊपर शायद गोइंग फॉरवर्ड इंपैक्ट करता हुआ दिखाई पड़े। उसके अलावा जो भी एक्सपोजर ले रहा है LIC के अंदर, कोई भी निवेशक जो LIC के अंदर एक्सपोजर ले रहा है, वो इनडायरेक्टली जो इक्विटी मार्केट्स के अंदर वैसे भी एक्सपोजर ले रहा है, क्योंकि वो LIC की बेसिक ट्रेड के साथ ही निकल कर आ रहा है। तो अगर कुछ भी टर्मोइल मार्केट्स में होते हैं तो उसका एक डीप रिएक्शन भी शायद यहाँ पर इनके बाकी कारोबार के ऊपर भी देखने को मिले। तो सो फार पहला जो एक स्टांस किसी भी ब्रोकरेज हाउस की तरफ से आया है LIC को लेकर, वो ये है न्यूट्रल स्टांस और करीब 1000 रुपए के टारगेट्स। 1000 पर ये 12 महीने का टारगेट होगा, है ना? आस्था, आप लोग का लॉन्ग टर्म टारगेट क्या है? लॉन्ग टर्म का टारगेट तो हम यहाँ पे भी पॉजिटिव है। मेरे हिसाब से 10 से 15% की अपसाइड तो हम भी लॉन्ग टर्म में मान रहे हैं। लेकिन अगेन, जैसा कि अभी सुमित भी बोल रहे थे, हम बिल्कुल यही बात मैं भी कहना चाह रही हूँ कि मार्केट का सेंटिमेंट अगर अच्छा रहा
तो LIC यहाँ पे पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ नजर आएगा। और मार्केट्स में भी हम ये मान के चल रहे हैं आने वाले एक साल में बड़े गेन नहीं होंगे, लेकिन एटलीस्ट 8 to 10% अपसाइड हमें मार्केट्स में भी देखने को मिलेगी और उसका रिएक्शन हमें LIC के रिटर्न्स पे भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा भी यही मानना है 8 से 10% तो एटलीस्ट लॉन्ग टर्म गेन्स यहाँ पे होने ही चाहिए। मार्केट परफॉर्मर रहेगा LIC, मार्केट भी 10% बढ़ता हुआ शायद नजर आए अगले 12 महीनों में, शायद LIC भी 10% के आसपास का अपटेक। ध्यान रखिए, अगर आप रिटेल हैं, आप एम्प्लॉय कोटा से सब्सक्राइब करे हुए हैं तो 904 आपकी एक्विजिशन कॉस्ट आपको रेडार पर रखने लेवल्स। अगर आप पॉलिसी होल्डर कोटे से सब्सक्राइब करे हुए थे, आपकी एक्विजिशन कॉस्ट है 889। ये तो रही LIC के IPO की चर्चा। 10 बजे जब लिस्टिंग होगी तो हमारे पास देवेन और दीवान वापस लौटेंगे, उनसे जानेंगे फिर उन लोग के व्यूज वो लिस्टिंग के बाद के। तो वो कवरेज आगे आस्था जुड़ी हुई है क्योंकि आज एक IPO भी खुला है पैराडीप फॉस्फेट्स का, उस पर आगे बातचीत करूंगा आस्था से। लेकिन अब क्विकली जरा खबरों वाले स्टॉक्स की तरफ मूव करा जाए। आस्था, वो गुड बैड कल नंबर 2 आने थे वायदा के, एक तो भारत फोर्ज ऑलरेडी आ गया, MCX बाद में और बाकी के नंबर्स कैसे रहे? नंबर्स आए, इनफैक्ट थोड़ा सा स्ट्रगल हो रहा था कि खाली खाली लग रहा था कल जब रिसर्च में करने बैठी कि क्या मंडे ब्लूज, हमें भी ऐसा मंडे ब्लूज, वैसे इंडिया को भी मंडे ब्लूज, रिजल्ट ही नहीं दिए मंडे को, मंडे इवनिंग ब्लूज हो गए हमारे लिए अनफॉर्चुनेटली। लेकिन हाँ, MCX के नंबर्स के साथ शुरुआत करते हैं आशीष। वहां पर परफॉर्मेंस अच्छा है। ऑपरेटिंग तौर पर अगर आप देखिए 105-106 करोड़ तक का रेवेन्यू कंपनी ने पोस्ट किया, 19% तक की क्वार्टरली ग्रोथ देखने को मिली है, मुनाफे में 65% का इजाफा। एक अदर इनकम का कॉम्पोनेंट है लेकिन उसमें ज्यादा कुछ चेंज नहीं देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ कंपनी ये भी कह रही है कि देखिए बुलियन फ्यूचर्स में जो तेजी देखने को मिली है, जो सर्ज देखा गया है, उसका इंपैक्ट देखा गया है, उसका इनफैक्ट काफी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन। और कच्चे तेल जैसे जैसे आसमान छूते हुए भाव दिखाई दिए थे, वहां पर भी वॉल्यूम जनरेट हुआ है और इस कंपनी ने उसमें पैसा कमाया है। तो ये फिलहाल MCX आज रेडार पर रहेगा। इसके अलावा रेमंड ने बहुत सॉलिड क्वार्टर पोस्ट किया है। प्रॉफिटेबिलिटी का आंकड़ा काफी मजबूत है। रेवेन्यू में आप देखिएगा 43% तक की ग्रोथ, EBITDA लेवल पर 84% तक की ग्रोथ दर्ज हुई है। मुनाफा है करीब 265 करोड़ पर, एक सॉलिड परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है और मार्जिन्स जो है वो 14.5%, मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। ये भी एक अच्छा संकेत है। साथ ही कंपनी कह रही है इन्होंने अपने नेट डेट लेवल पर रिडक्शन किया 165 करोड़ का। इंटरनल अक्रूवल्स के जरिए दरअसल नेट डेट 1088 करोड़ के आसपास का कम होता हुआ दिखाई दिया है। तो क्लियरली एक बहुत बड़ा मूव इन्होंने डेट रिडक्शन पर कंपनी ने इस बारी इंप्लीमेंट किया है। VIP इंडस्ट्रीज और यहां पर भी जो ट्रैवल की थीम है जो Q4 में पिकअप करती हुई दिखाई दी थी, उसका पूरा रिफ्लेक्शन है नंबर्स में। 46% तक का इजाफा रेवेन्यू में। EBITDA में आप देखिएगा 9 गुना की ग्रोथ देखने को मिली है, 3 करोड़ से 32 करोड़ हो गया है आंकड़ा। मार्जिन 1% से बढ़कर 9.25% के आसपास आ चुके हैं और प्रॉफिट आया है कंपनी का करीब 12 करोड़ का वर्सेस अ लॉस 3.5 करोड़ के सामने। तो ये फिलहाल एक सॉलिड क्वार्टर VIP के लिए भी। रेट गेन जो लार्जली दरअसल B2B कारोबार में है और जो ट्रैवल पोर्टल्स होटल्स के लिए सॉफ्टवेयर सप्लाई करता है, वहां पर भी नंबर्स अच्छे हैं। 51% तक का इजाफा रेवेन्यू में, मार्जिन्स 1.5% से बढ़कर 14% पर आते हुए दिखाई दिए हैं। साथ ही साथ आप देखिएगा पिछले क्वार्टर लॉस कंपनी ने पोस्ट किया था, उसके सामने करीब 11 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया है। एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू बेहतर देखने को मिला है, प्री कोविड लेवल्स के करीब आता हुआ दिखाई दिया है, वो एक बहुत बढ़िया साइन है। और कंपनी ने करीब 46% तक की ग्रोथ FY22 में आय में दिखाई है। फिनो पेमेंट बैंक भी दरअसल रेडार पर रहेगा। ऑन द फेस ऑफ इट नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन कुछ इंटरनल्स है जहां पर थोड़ी सी कमी देखने को मिली है। मुनाफा 18 करोड़ पर डबल होता हुआ, डबल से ज्यादा बढ़ता हुआ, रेवेन्यू में 20% तक की वृद्धि देखने को मिली है। मार्जिन के फ्रंट पर करीब 10% के मार्जिन आए हैं जो पॉजिटिव है। और ऑफ कोर्स हम देख रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी में भी इंप्रूवमेंट है, करीब प्रॉफिट का आंकड़ा 17.5 करोड़ के आसपास आया है। तो ये तमाम वो नंबर्स जिस पर आज बाजार रिएक्ट करेगा। एक बार जरा यहाँ पे MCX के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। MCX आपकी स्क्रीन पे लेके आते हैं, ये वो चार्ट याद रखिएगा, अगर आप देखें नंबर सच्चे बताए हैं। और उसके बाद VIP इंडस्ट्रीज और उससे पहले मेरे ख्याल से एक बात हुई रेमंड्स की, रेमंड्स में डेट रिडक्शन भी हुआ है। लेकिन MCX की बात कर लेते हैं। राजेश सतपुते जी, ये चार्ट कोलैप्स हो रहा है और कोलैप्स आज से नहीं, ये कोलैप्स हो रहा है 13 अक्टूबर 2021 से, जब इसने अपनी ऑल टाइम हाई जोन की ट्रैजेक्टरी छुई थी। कल हल्का सा पुल बैक था प्रायर टू अर्निंग्स और डिफेंड कर लिया अपने 1170 के लेवल को।
1170 डिफेंड कर चुका है। यहां से अगर पुल बैक स्टार्ट हुआ तो ये पुल बैक स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स के मद्देनजर कहां तक आ सकता है, और ऑन द कॉन्ट्रेरी 1170 वॉलेट हुआ तो कहां तक स्लिप हो सकता है? जी देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ पे जिस तरह से वन बाउट ऑफ सेलिंग, हम इसे इस तरह से देखते हैं कि एक वन बाउट ऑफ सेलिंग सीम्स ओवर। 1450 से हम लोगों ने जो करेक्शन देखा करीबन 1150 और 1170, ये इसका एक इंपॉर्टेंट बेस बनेगा। और जिस तरह से यहाँ पे अर्ली चार्ट पैन आउट हो रहे हैं, मुझे लगता है कि रिजल्ट के मद्देनजर यहाँ पे ब्रेकआउट होगा। कल तो अच्छा ही पॉजिटिव ही क्लोज हुआ था, आज के लिए मुझे लगता है 1180 के ऊपर जैसे ही खुलेगा, यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग रैली मिलेगी। 1240 1250 तक का पुल बैक, और आप इसे रिलीफ रैली भी कह सकते हैं, मुझे लगता है दैट इज ड्यू। सो एट अ लेवल ऑफ 1175 ये बाय साइड का ही ट्रेड होगा। 1150 के नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा, और पोजिशनली जैसे मैंने कहा 1240 1250 तक का मूव या रिलीफ रैली एमसीएक्स में ड्यू है। जी, अगर आप लॉन्ग्स पे राइड हुए हैं तो 1250 तक का स्विंग पॉसिबल है, और 1170 को रिस्पेक्ट दीजिएगा। खैर देखिए, हम सब के अंदर ना कहीं कुछ न कुछ फायदा उठाने की जो होती है ना, वो एक दिमाग में बातें चलती रहती हैं। और अमूमन इस लिहाज से अगर आप देखें तो डीजल जो होता है ना, वो हम सबको भाता है। क्यों? क्योंकि डीजल की गाड़ी अगर आप देखें थोड़ी सी इकोनॉमिकल होती है। सोचता है आदमी कि डीजल की गाड़ी ले लूंगा तो इतना महंगा पेट्रोल नहीं भरवाना पड़ेगा, लेकिन जनाब ये वास्तविकता ज्यादा दिन तक रहेगी नहीं। और क्यों नहीं रहेगी समझ लीजिए लक्ष्मण जी से। एक तो लक्ष्मण जी गुड मॉर्निंग, आपके आने से पहले क्रूड 114 की दस्तक दे ही चुका है। अब ये बुरी खबर थोड़ा सा दे ही दीजिए, क्या है ये खबर? डीजल क्या अब पेट्रोल को ओवरटेक कर जाएगा? दरअसल दर्शकों को आपने तो पहले ही डरा दिया वैसे, लेकिन सच्चाई यही है, जो हालात बन रहे हैं उसके मुताबिक आज से कुछ महीने पहले जब रूस यूक्रेन वॉर शुरू हुआ था तो समस्या ये थी कि कहां से पेट्रोल डीजल के लिए कच्चे तेल लाएंगे, कीमतें बाकी पेमेंट कैसे होगा। लेकिन आज की तारीख में जो पेट्रोलियम मंत्रालय के सूत्रों से मुझे जानकारी मिल रही है, सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती दो है। उसमें से एक चुनौती है डीजल, क्योंकि डीजल की डिमांड काफी तेजी से बढ़ रही है और डीजल की कीमतें भी काफी तेजी से बढ़ रही है। हालात ये हैं कि पेट्रोल से भी कहीं आगे डीजल न निकल जाए, इसका खतरा मंडरा रहा है। और इसके पीछे वजह जो बताई जा रही है पेट्रोलियम मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से, वो सबसे बड़ी वजह है कि पूरी दुनिया भर में डीजल की मांग काफी तेजी से बढ़ी है। आपको पता हो कि अमेरिका में काफी ज्यादा वहां पे डीजल की खपत होती है, तो वहां पिछले एक साल में मैं देख रहा था आंकड़ा कि 76% कीमतें बढ़ी हैं। और वहां पे मांग क्या, वहां पे तो सप्लाई करना मुश्किल होता जा रहा है। इसी तरीके से दुनिया के दूसरे देशों में हो रहा है, तो जाहिर तौर पे इसका असर भारत पे पड़ रहा है। और भारत में चिंता इसलिए बढ़ रही है क्योंकि अभी जो ताजा आंकड़े आए उसके हिसाब से डीजल के दाम जो है पिछले क्वार्टर से बढ़े हैं, और अब जो बुआई के सीजन शुरू होने जा रहे हैं वहां डीजल की मांग और ज्यादा बढ़ेगी। तो डीजल की कीमतों को कंट्रोल करना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। अभी करीब 25 रुपए का अंडर रिकवरी है। तो डीजल को लेकर आप देखें कि पेट्रोल डीजल में जो फासला होता था कीमतों का, वो फासला थोड़ा सा कम होता जाएगा। हालांकि सरकार कहें या फिर ओएमसी कहें, कीमतों में बढ़ोतरी पिछले 40-41 दिन से रोक रखी है, कोई कीमतें नहीं बढ़ रही हैं। लेकिन इसको कब तक रोका जा सकता है, आगे ना बढ़े, इसको लेकर क्या किया जाए, इसके लेकर बहुत सघन मंथन चल रहा है। बहुत जल्द देखें कुछ न कुछ डिसीजन होता हुआ यहां पर आपको दिखेगा। ये पूरे डीजल को लेकर एक माहौल जो बन रहा है वो बताया मैंने। तो लक्ष्मण जी आप ही बताइए, भरवाएं क्या गाड़ी में? सीएनजी भी 73 हो गया है दिल्ली एनसीआर में। नहीं तो इसका एक फॉर्मूला है, यही सवाल मेरे मन में भी था कि इस तरह से कीमतें बढ़ती रहेंगी तो क्या होगा, आप क्या करेंगे। तो एक जो सीए लोग ज्यादा इस टर्म को यूज करते हैं कि ऊंची कीमतों का जवाब ऊंची कीमत ही होती है, कि जब कीमतें ज्यादा होती तो लोग अपने आप एडजस्ट कर लेते हैं। कई लोग वर्क फ्रॉम होम शुरू कर देते हैं, कई लोग डीजल की जगह कोई दूसरा इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, सस्ता फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। तो जब कीमतें एक लिमिट से ज्यादा जाती हैं तो एक देखने को मिला परंपरा कि उसकी डिमांड अपने आप खुद ब खुद कम होती है। वेट एंड वॉच के सिचुएशन में सरकार भी बहुत कुछ करने की हालत में यहाँ पे है नहीं। हाँ, एक चीज और है, जिस पेट्रोलियम मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी के साथ मेरी मीटिंग हुई, जो पूरे इस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का एक अहम हिस्सा होते हैं, उनका कहना है कि हम लोग बहुत तेजी से एथेनॉल पे काम कर रहे हैं और उसका कंट्रीब्यूशन, उसकी ब्लेंडिंग को बढ़ाने पे काम कर रहे हैं, ताकि इन सब चीजों से कुछ हद तक राहत मिल सके। लेकिन नियर टर्म में ये काम नहीं करने वाला ये फॉर्मूला। हर्षदा, मैं और आशीष तीनों डीजल की गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे लिए तो स्क्रीन पे पहले एक बुरी खबर थी। लेकिन याद रखिएगा इसका इकोनॉमिक पहलू ये है
कि डीजल का एक बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन होता है इन्फ्लेशन के नंबर्स के साथ। एक काम कीजिए, हल्का सा ओएमसीज को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे बीपीसीएल, आईओसी, एचपीसीएल सब लेके आइए, स्पेशली बीपीसीएल लेके आइए। आपकी स्क्रीन पर एक टेक चेक लेते हैं। यहाँ पर मानस बीपीसीएल ऑन द वर्ज ऑफ अ वेरी क्रिटिकल ब्रेकडाउन, एक बड़े ब्रेकडाउन की तरफ ये स्टॉक बढ़ता हुआ, जिसमें ये स्टॉक आप समझ लीजिएगा कि जो रेंज इसने 25 जून 2020 से मेंटेन की है वो वॉलेट हो सकती है। अगर 335 स्क्रीन पे टूट गया तो ये शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देगा क्या? तो देखिए, पहली बात तो ट्रेंड काफी नेगेटिव लगता है, क्योंकि यहाँ पर लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का ट्रेंड है। और अब एक अहम सपोर्ट, जो कि अगर आप देखें तो 235 से लेकर 220 की रेंज में मल्टीपल सपोर्ट वीकली चार्ट पे दिखते हैं। पैटर्न को देख के लगता है ये अगर सपोर्ट ब्रेक हुआ तब तो आपको एक बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, और शायद उसमें 265 या 270 तक के स्तर भी देखने को मिल जाएंगे। इसलिए बिल्कुल कॉशियस रहिए, कभी कोई उछाल मिले तो निकलने की कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो निगेटिव है। और खरीदारी तभी करें जब स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकले, जो कि फिलहाल के लिए 360 रुपए के आसपास है। चलिए क्विकली आगे बढ़े, समय भागा जा रहा है, अभी तो बहुत कुछ कवर करना है शो में। ओपनिंग से पहले मार्केट्स की हजदा हमने वो रिजल्ट डिस्कस कर ली, बाकी स्टॉक से न्यूज वैसे ज्यादा खबरें नहीं आशीष। केसी इंटरनेशनल फोकस में रहा है, ऑर्डर विंस इनके हाथ में काफी ज्यादा आए हैं। कल इन्होंने रिपोर्ट किया कि करीब करीब 1147 करोड़ का एक और सेट ऑफ न्यू ऑर्डर्स इनके हाथ लगा है। एसजेवीएन पर भी हम नजर रखेंगे। इन्होंने 490 मेगावाट का प्रोजेक्ट दरअसल नेपाल में एक जॉइंट वेंचर के तहत खड़ा करना है, और कॉस्ट इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की 4900 करोड़ की रहेगी। ये जेवी रहेगा तो एसजेवीएन उस लिहाज से रेडार पर रहेगा जरूर। दूसरी तरफ ऑरबिंदो फार्मा के लिए एक नेगेटिव है। दरअसल इनकी जो यूनिट 7 थी उसको फॉर्म 483 इशू हुआ था, और ये 2 मई से 10 मई के बीच जो इंस्पेक्शन हुई है उसके बाद दरअसल ये फॉर्म 483 इशू किया गया है। 6 ऑब्जर्वेशंस थी, इसमें कई सारी खामियां पाई गई हैं। कंपनी पर आरोप है कि दरअसल रिटन प्रोसीजर्स फॉर प्रोडक्शन एंड प्रोसेस कंट्रोल ये फॉलो नहीं कर रहे हैं। बैच प्रोडक्शन एंड कंट्रोल रिकॉर्ड्स यहाँ पर कंप्लीट नहीं है, पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देखने को मिल रही है। साथ ही साथ टेस्टिंग स्टेबल नहीं है, और ना ही ये एक सही इक्विपमेंट जो अप्रोप्रिएट डिजाइन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस यूएसएफडीए की ओर से आई है और इनको समय दिया गया है। याद रखिएगा यूएस यूनिट 7 को ऑफिशियल एक्शन इंडिकेटेड 2020 में शुरू हुआ था, अभी भी वो जांच चल रही है और खामियां लगातार पाई जा रही हैं। और जो ओएमसीज की बात वीरू ने छेड़ी थी, बीपीसीएल को लेकर पहले वो अनिल अग्रवाल साहब की तरफ से स्टेटमेंट आ ही गया था, सरकार वो डिसइन्वेस्टमेंट डाल रही है। अब तो गवर्नमेंट सोर्सेज की तरफ से भी अपडेट आते हुए वो डिसइन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया रोक दी गई है। और आईओसी रडार पे इसीलिए क्योंकि आज रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट्स के साथ साथ बोनस पे बोर्ड मीट है, तो ये सारी ओएमसीज तो वैसे ही आपके रडार पे रहेंगी। लेकिन क्विकली आस्था के पास वापस जा रहा हूं। आज एक आईपीओ खुलने जा रहा है सब्सक्रिप्शन के लिए, पैराडीप फॉस्फेट्स का। उसकी डिटेल स्क्रीन पर आएंगी। आज से लेकर थर्सडे तक खुलेगा। 39 से 42 रुपीज का प्राइस बैंड, 1500 करोड़ रुपए मोबिलाइज करने की योजना। बाकी डिटेल स्क्रीन पे। आस्था क्विकली, पैराडीप फॉस्फेट सब्सक्राइब या नहीं? सब्सक्राइब की रेटिंग है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट लगता है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में ये जो कंपनी है। लेकिन लिस्टिंग गेन की बात करें तो मेरे को लगता है लिमिटेड ही लिस्टिंग गेन्स होंगे, तो बहुत बड़े लिस्टिंग गेन की उम्मीद ना करते हुए लेकिन लॉन्ग टर्म की उम्मीद करते हुए बिल्कुल इसमें लगाना चाहिए। कंपनी काफी ज्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जिस सेगमेंट में कंपनी है बेसिकली फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, वहां गवर्नमेंट पार्शियली डीरेगुलेशन गवर्नमेंट की तरफ से है, और दूसरी तरफ गवर्नमेंट का फोकस भी इसी पे है कि वो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स का और ज्यादा यहाँ पे उत्पादन पे जोर दे बढ़ाए। तो मुझे लगता है आगे जाते हुए ग्रोथ सॉलिड है, कंपनी बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है अच्छी तरीके से, तो मुझे लगता है कि वो भी एक बहुत बड़ा यहाँ पे कंपनी के लिए पॉजिटिव होगा लॉन्ग टर्म में। और जिस तरह से अभी काफी पुरानी कंपनी है, 1981 में सेटअप है, फाइनेंशियल पैरामीटर्स काफी ज्यादा सॉलिड है। सबसे बड़ी बात है आशीष कि इश्यू रीजनेबली प्राइस्ड है इसके पेयर्स को लेके, तो सभी पैरामीटर्स पे मुझे ये कंपनी अच्छी लगती है। सिर्फ मार्केट के मूव को देख के मुझे लगता है कि बहुत बड़ा लिस्टिंग गेन यहाँ नहीं होगा, इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए ज्यादा मैं यहाँ पे रेकमेंड करूंगी। और एक छोटा मोटा हो सकता है अगर मार्केट सेंटिमेंट ठीक रहा तो लिस्टिंग गेन भी हमें देखने को मिले, लगाने की राय है। ओके, लार्जली लॉन्ग टर्म के लिहाज से लिस्टिंग गेन मिला तो थोड़ा बहुत मिल जाएगा, लेकिन लिस्टिंग गेन क्योंकि मार्केट के मूड वॉलेटिलिटी भी बहुत डिपेंडेंट होता है, तो आप अगर चाह भी रहे
तो लॉन्ग टर्म के लिए वो सब्सक्राइब की रेटिंग आती हुई। इस कंपनी के मैनेजमेंट से कोशिश करेंगे कल बातचीत, क्योंकि आज तो एलआईसी के मैनेजमेंट रडार पे रहेगा, एलआईसी का आईपीओ रडार पे रहेगा। हॉट स्टॉक से शुरुआत कीजिए डायरेक्टर साहब। अच्छा, कई सारे स्टॉक्स टच अपॉन करने हैं, उसमें एक तो एमसीएक्स रिजल्ट्स पे वीरू ने ऑलरेडी चर्चा कर ली। रेमंड का स्टॉक दिखाइएगा। रेमंड्स कल रिजल्ट से पहले ऑलरेडी 5-5.5% के उछाल के साथ कामकाज कर रहा था। नंबर्स अच्छे जरूर हैं, पर वो तेजी ऑलरेडी कुछ लोगों ने पोजीशन ऑलरेडी बना रखी है। दिन के हाईस पे जाकर रेमंड बंद होता हुआ नजर आया था। पालबिया साहब क्या करूं? आशीष जी, काफी अच्छा सेटअप बना है और डेली सेटअप के हिसाब से डाउन स्लोपिंग चैनल का ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो हमें लगता है जिस तरीके से स्टॉक में प्राइस एक्शन देखने को मिला, स्टॉक में और अपसाइड यहाँ से एक्सपेक्टेड है। हमें लगता है 850-860 तक के अपसाइड इसमें कंटिन्यू हो सकती है। तो जिन्होंने भी पोजीशन ली हुई है या करंट लेवल पे आप यहाँ पे पोजीशन लेंगे, तो स्टॉप लॉस हम यहाँ पे सजेस्ट करेंगे 795 का, 850-860 तक के अपसाइड के टारगेट के लिए। ठीक है, ये हो गया रेमंड, जिसके नंबर्स पे हमें करना है आज खुलते ही रिएक्ट। केईसी इंटरनेशनल ऑर्डर बैक करा, पिटा हुआ स्टॉक, कुछ हद तक मोमेंटम पिकअप करने की कोशिश। कल अपडेट आया था 1150 करोड़ रुपए का ऑर्डर इसने बैक करा। कल हरे निशान पे बंद हुआ, लेकिन ये स्टॉक, ये भी बहुत मिड कैप से जो पेन है प्योरली रिफ्लेक्ट हुआ था स्टॉक के साथ। वैल्यूएशंस रिच थे, पिटा था ये स्टॉक। क्या करना चाहिए स्टॉक पे आज के सेशन में, कैसा प्लेस्ड है? सतपति साहब देख के बताइए क्विकली। आशीष जी, देखिए करेक्शन के बाद कैंडलस्टिक पे एक मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन है, जो हम इसे एक बुलिश फॉर्मेशन कहते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ से 371 से कम 410-420 तक की जगह है। तो जो डिप मिले उसे बाइंग की तरह यूज करें। आपका स्टॉप लॉस जो है पोजिशनली वो प्लेस होगा 350 पे। और दो चीज याद रखिएगा, जैसे कि टीवीएस मोटर्स की कॉल आई थी इस करेक्शन में, टू व्हीलर स्पेस में एक मूव नजर आ रहा था कल अच्छा, और बजाज ऑटो भी अगर आप देखें काफी सब्सटेंशियल मूव देखे क्लोज हुआ। प्रकाश सर, बजाज ऑटो का नेक्स्ट टारगेट क्या नजर आ रहा है आपको हायर लेवल्स पे? कल शायद दिया था, इसका जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से कल एक बाई सिग्नल जनरेट हुआ था। इसका जो नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट रहेगा, अभी 3712 पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लगाना पड़ेगा 3675 का। पहला टारगेट रहेगा 3750, उसके बाद 3800 भी आप देखेंगे। मुझे लगता है अपमूव मिलना चाहिए बजाज ऑटो में, ध्यान है मुझे। अपमूव मिला था, साइडवेज कंसोलिडेशन, फ्रेश अपमूव शुरू हुआ। ठीक बात है, और बिल्कुल सही ध्यान है आपका। खुलने के बाद आपका पहला ट्रेड था बजाज ऑटो, खरीदारी करने का कॉल था, और आज भी बाय का ट्रेड। गौरांग सर, ये एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ या आईसीआईसीआई प्रू? तो आज लिस्टिंग है एलआईसी की, तो शायद थोड़ा बहुत स्पॉटलाइट में रह सकता है ये पूरा जीवन बीमा क्षेत्र से जुड़ी हुई जो भी कंपनियां हैं। लेकिन तीनों में से अगर कोई एक पसंद करना होगा आशीष, तो मेरे ख्याल से एसबीआई लाइफ एक ज्यादा उचित पसंद होगी लंबी अवधि के लिए। एसबीआई लाइफ पे आपका ठीक था। एक दो चार चेक और ले लेते हैं जिनमें अच्छा मूव था। देखिए, बात हुई अभी यहाँ पे बजाज ऑटो की, टीवीएस मोटर्स की। अपोलो टायर्स लिखिएगा, इसने काफी स्ट्रॉन्ग स्विंग दिया डे हाई पर। अपोलो और अशोक इनफैक्ट दोनों ही चार्ट्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे। मानस, एक बार अपोलो को रीड करेंगे? कोई ट्रेड की विजिबिलिटी लग रही है आपको इस चार्ट में? आज 210 पे क्लोज हुआ था, अबव ऑल मूविंग एवरेजेस। तो बिल्कुल देखिए, यहाँ पर ट्रेंड पॉजिटिव लगता है, क्योंकि अब स्टॉक ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया। एक प्राइस ब्रेकआउट भी देखने को मिला है, कि अगर हम क्लोजिंग बेसिस पे देखें तो 208 रुपए के ऊपर की क्लोजिंग देखने को मिली है। मेरा समझना है कि यहाँ पर बिल्कुल खरीदारी करके चलनी है। 204 रुपए के स्टॉप लॉस से कम 222 रुपए के टारगेट आप अपोलो टायर्स में देख सकते हैं। कविता, अशोक लेलैंड इसे कैसे अप्रोच करेंगे? कोई ऑप्शंस के थॉट या फिर फ्यूचर्स पे आपकी राय? यस वीरेंद्र जी, सो अशोक लेलैंड का भी चार्ट सेटअप काफी साउंड है। जो इमिटेड टारगेट्स लगते हैं 126 के ऊपर निकलता है, तो मुझे लगता है 131 के लेवल्स की तरफ ये बढ़ता हुआ दिखेगा। सो फ्यूचर्स पे पोजीशन बनाई जा सकती है। राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन भी हम देख रहे हैं ऑन द शॉर्टर टाइम फ्रेम। वंस 126 के ऊपर निकलता है, आई बिलीव 131 के टारगेट्स के लिए ये अप्रोच करेगा, एंड वन कैन टेक द स्टॉप लॉस ऑफ 123 ऑन देयर पोजीशन। ओके, 123 के स्टॉप लॉस के साथ अप्रोच कर सकते हैं ऐसे स्टॉक को। और आपके स्क्रीन पर आप देखें रेस्ट ऑफ एशिया ट्रेड करता हुआ। देखिए, हरे निशान तो है, लेकिन बहुत सब्सटेंशियल गेन नहीं है इस वक्त एशिया में भी।
और एसजीएक्स निफ्टी भी आज आपको अगर आप देखें करीब 36 अंक, मात्र 36 अंक, ये डिफरेंशियल 36 अंक का याद रखिएगा मैटर नहीं करता है, तो मोर और लेस आपको फ्लैट ओपनिंग मिलने की अगर आप देखें गुंजाइश दिखती हुई स्क्रीन पर। लेकिन याद रखिएगा 2-3 स्टॉक्स पे आज भी दारोमदार रहेगा इंडस्ट्रीज को बचाने का। वो है रिलायंस, वो है एचडीएफसी। ये 2 स्टॉक्स कल अपनी अहम भूमिका निभा रहे थे पुल बैक में निफ्टी के, एचडीएफसी तो स्पेशली, और रिलायंस भी अगर आप देखें अपने 200 एक्सपोनेंशियल से चला था। शुरुआती टिक्स क्या कहते हैं आपके स्क्रीन पर? शुरुआती टिक्स आते हुए आई थिंक 15,808, 33 अंक नीचे, और सेंसेक्स लगभग 433 अंकों पर ट्रेड करता हुआ। अब ये अन्य टिक्स नहीं है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक रुझानों को देखते हैं कि क्या है इस वक्त। एचडीएफसी जैसे कि मैं कह रहा था कि कल इस स्टॉक की अहम भूमिका थी, पुल बैक को जो इनिशियली आया था उसको स्पॉन्सर कर रहा था ये स्टॉक, उसके सौजन्य से ही आ रहा था, करीब 2% ऊपर। आई थिंक ये वाइल्ड है लेकिन ठीक है। और टाटा स्टील आपकी स्क्रीन पर आप देखें करीब 2% ऊपर। दिवीज लैब टाइटन 2.25%, यानी अपने अगर आप देखें कमेंट्री के बाद कल इस स्टॉक का जो फॉल था, गिरावट थी, वो अरेस्ट हुई थी, रुकी थी। आज फिर अगर आप देखें उस पुल बैक में थोड़ा सा पार्टिसिपेट करता हुआ आईसीआईसीआई बैंक करीब 2% ऊपर, बट स्टिल आई थिंक इट्स अ वाइल्ड वन, ये थोड़ा सा वाइल्ड है। 2% की गेन आपको इन स्टॉक फ्यूचर्स पर सुबह नहीं मिलने वाले। बैकफुट पे अगर आप देखें तो इस वक्त और कुछ स्टॉक जो कि ट्रेड कर रहे हैं उसमें एनटीपीसी है, इंडस, आई थिंक ये वाइल्ड है, मैं इसको स्किप करता हूं। 15,775, निफ्टी 67 अंक नीचे। एक काम करते हैं, आशीष और नीरज जी की टीम को देखते हैं। आज सुबह जो 20 स्टॉक्स रिकमेंड किए गए थे स्विंग के आधार पे, खबरों के आधार पे और आई थिंक रिजल्ट्स के आधार पे, पहले उनको देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर आप देखें गोल्ड एमसीएक्स करीब 25,373 पे फ्लैट। सेम इज द केस विद सिल्वर एंड क्रूड, आपकी स्क्रीन पे बिल्कुल फ्लैट ट्रेड करते हुए। क्रूड एमसीएक्स 0.5% नीचे है। ये अपडेट, फिर आइए लेंगे उसमें से एक टॉप कॉल। रिजल्ट रिलेटेड कई सारे बेट्स हैं और कई सारे खबरों रिलेटेड, और कई सारे स्टॉक्स में कल अच्छे मूव्स ऑलरेडी आ चुके हैं, तो जरा कॉशियसली पहले देखिएगा स्टॉक सेटल कहां हो रहे हैं, उसके बाद डिसाइड करिएगा वाकई नॉर्थवर्ड जर्नी है कि नहीं। नॉर्थवर्ड इसलिए कह रहा हूं कि सारे के साथ 10 के 10 ग्रीन। रेमंड अच्छा क्वार्टर परफॉर्मेंस, मार्जिन्स बहुत अच्छे इंप्रूव होते हुए, और अब जो क्वार्टर चल रहा है वो ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि मैरिज सीजन इसमें, तो इसीलिए रेमंड को रखिए रडार पे। पर ये 6% ऊपर चल गया था कल। जीएसके फार्मा पिटा हुआ स्टॉक, रिजल्ट्स डिसेंट हैं, इसीलिए ग्रीन रख रहा हूं। मैक्स वेंचर्स ये भी ऑफ हाइज, अब इन लेवल्स पे कंसोलिडेट कर रहा था, नंबर्स स्ट्रॉन्ग आ गए। केईसी इंटरनेशनल ने ऑर्डर बैक करा है, ऑफ हाइज ट्रेड कर रहा है पिछले 1-2 दिन से, अब धीरे धीरे लो लेवल से रिकवरी करने की कोशिश में है ये स्टॉक। एसजेवीएन कल एकदम सपाट बंद हुआ, ऑफ हाइज 34 वाला स्टॉक 27-28 पे आगे खड़ा हुआ है, और इसने कल नेपाल में एक जेवी स्टिच करा है 490 मेगावाट का एक और प्रोजेक्ट लगाने के लिए। रेट गेन ट्रैवल, जैसे रेमंड कल बहुत उछला था, रेट गेन में भी 8-9-10% का उछाल दोनों एक्सचेंजेस में नजर आ रहा था। तो रिजल्ट से पहले ऑलरेडी कई लोगों ने बेट कर लिया है, तो थोड़ा सा वेट करिएगा। शुरुआत में नंबर्स अच्छे हैं रेट गेन क्वार्टर के, इवन पूरा फाइनेंशियल ईयर जो खत्म करा है स्ट्रॉन्गर नोट पे रेट गेन ने खत्म किया है। पर्सिस्टेंट सिस्टम बहुत दिनों के प्रेशर से कल उभरते हुए नजर आया, और कल खबर भी आई एक ऑर्डर रिलेटेड डेवलपमेंट जो इस कंपनी ने शेयर करा। केडीडीएल इसको इसलिए मेंशन करा है, कल जो आईपीओ खुलने वाला है इसकी सब्सिडी है इथॉस, जिसमें इसके पास 65% मार्केट शेयर है। आज इथॉस की एंकर बुक खुलने जा रही है, रिस्पांस देखना होगा शाम तक, लेकिन आज केडीडीएल उसके पहले शायद इन ग्रीन ट्रेड करे। आईओसी की बोर्ड मीट है रिजल्ट्स पे, लेकिन रिजल्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट सब लोगों को बोनस शेयर जो डोल आउट करने जा रही है कंपनी, उस पर नजर रखेंगे, शायद वो इसको ग्रीन में रखे आज। और मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की बोर्ड मीट है आज बायबैक पे विचार करने के लिए, इसको इसलिए भी ग्रीन में क्लासिफाई किया है। चलिए नजर डालिए, और बहुत सारे स्टॉक जहां पे अलग अलग तरीके की खबरें हैं, जिसमें ऑयल से रिलेटेड खबरें हैं कि जिसमें ओएनजीसी, ऑयल, एचओईसी की क्रूड के दाम काफ़ी बढ़ गए हैं, तो उसका असर इस पर पड़ेगा। एचओईसी के बाद फिर कोल इंडिया, कोयले के दाम आप इंटरनेशनली देखिए तो $405 के आसपास पहुंच गए, जो कि बहुत ज़्यादा ऊंचे हैं। और कोल इंडिया का उसका फ़ायदा इसलिए होता है क्योंकि इंपोर्टेड कोल आपका बहुत महंगा है, तो फिर मजबूरी में आपको यहाँ से ही लेना पड़ेगा, और कुछ हिस्सा जो ये बिडिंग के जरिए बेचते हैं उस पर इनको गेन हो जाता है। एमसीएक्स के नतीजे अच्छे हैं, वीआईपी के नतीजे काफ़ी बेहतर है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी मेटल स्टॉक्स में टाटा, जेएसडब्ल्यू और हिंडाल्को और जिंक, इसलिए क्योंकि चीन में अब अनलॉक ख़त्म हो रहा है 1 जून से पूरी तरीके से,
तो उसकी वजह से जो बहुत दिनों से डिमांड एकदम सप्रेस थी वहाँ पे, उस पर एक उछाल आने की संभावना है। तो इसलिए मेटल प्राइसेस पे खास तौर पे ध्यान यहाँ पे रखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि कुछ स्टॉक्स में कुछ थीम्स हैं जहाँ पे आप रडार पे रख सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर आप देखें सीधा सौदा की टीम थी, लेकिन इस बीच याद रखिएगा 77.66 करीब 21 पैसे कमजोर है, और अभी जो शुरुआती टिक्स आए थे उसमें करीब 24 पैसे रुपया कमजोर था। और इस कमजोरी के साथ ही याद रखिएगा रुपी अब ऑल टाइम लो पर है। ये जो लेवल था ना आज सुबह खुलते साथ करीब करीब 77.69, ये अब तक का सबसे लोवेस्ट है रुपये का। तो अगर आप देखें डॉलर का मजबूत होना, और स्पेशली अगर आप देखें यहाँ पे डोमेस्टिक मार्केट से जो एग्जिट हो रहा है एफपीआईज की मनी, उसका प्रेशर स्क्रीन पे क्लियरली विजिबल है। आपके स्क्रीन पर रुपया अब तक के सबसे निचले स्तरों पर, और दुविधा देखिए इसका एक रत्ती भर इम्पैक्ट सीएनएक्स आईटी पे, निफ्टी आईटी पे बिल्कुल नहीं है। तो रुपया ऑल टाइम लो की ट्रैजेक्टरी में। इस पर खैर इस कार्यक्रम में आगे हम बात करेंगे, लेकिन आपकी स्क्रीन पे एसजीएक्स निफ्टी के बाद अगर आप देखें थोड़ा सा ओवर अगर आप जाता हुआ जो निफ्टी के लेवल्स थे उससे निफ्टी करीब करीब 15,900 की ट्रैजेक्टरी के ऊपर झूलता हुआ। पहले राजेश जी ये बताइए, आप आशीष की टीम आपने देखी, नीरज जी की आपने टीम देखी, इनमें से क्या क्या ट्रेड पिक करेंगे आप? और एक पहलू मैंने और जोड़ दिया और वो था रुपया, उसको देखते हुए। आशीष जी की टीम में तो वैसे बहुत सारे काउंटर्स मुझे चार्ट पे अच्छे लग रहे थे, और इनफैक्ट उस पर डिस्कशन भी हो चुका। जैसे कि रेमंड्स की बात हुई, केईसी इंटरनेशनल की बात हुई, आईओसी की जो बोर्ड मीट है रिगार्डिंग द बोनस शेयर, कहीं ना कहीं लगता है ये काउंटर्स तो अच्छे हैं, लेकिन कुछ अलग अगर सोचना है और कोई चार्टिकली अपने सपोर्ट पे खड़ा है वो है परसिस्टेंट। देखिए परसिस्टेंट अगर आप यहाँ पे लॉन्गर टर्म चार्ट देखें, इवन डेली चार्ट पे देखते हैं, और अगर आप एक साल का डेटा देखते हो तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अपने ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे खड़ा है, या आप कह सकते हैं कि चैनल सपोर्ट पे खड़ा है टू बी वेरी प्रिसाइज। तो यहाँ पे लगता है कि 3550, 3600 ये वो जोन है जहाँ पे आपको परसिस्टेंट लेना है। सो परसिस्टेंट इज अ बाय। कल का क्लोज था 3600 के आसपास, 3550 का 50 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, और जो पुल बैक या रिलीफ रैली का टारगेट है वो है 3800 से लेकर 3850। उसके बाद नीरज जी की टीम में अगर कोई काउंटर्स अच्छा लगता है तो वहां पे उन्होंने एक अच्छा थीम पकड़ा है मेटल्स। प्रोबेबली चाइना का लॉकडाउन के वो जो निकलेगा उसके बाद मेटल्स में पुल बैक आएगा, लेकिन चार्ट पे अभी तक मुझे मेटल्स पे नहीं दिखा, इसलिए मैंने उसको अवॉइड किया। प्रोबेबली बाजार खुलने के बाद मेटल्स पे फोकस होगा। लेकिन चार्टिकली कुछ अच्छा लगता है वो है एमसीएक्स, जिस पे हमारी बात हुई। एमसीएक्स अगेन मैं वही रिपीट करता हूँ कि एमसीएक्स में जिस तरह से कल रिवर्सल है, 1150 का स्टॉप लॉस होगा और 1250 1260 तक का पुल बैक एमसीएक्स में ड्यू है। सो नीरज जी की टीम में रहेगा एमसीएक्स और आशीष जी की टीम में रहेगा परसिस्टेंट टेक्नोलॉजी, दोनों बाय साइड के ट्रेड है। ओके, प्री ओपन सेटल हो रहा है। मैं क्विकली आज के टॉप ट्रेड्स रैप अप कर देता हूं, उसके बाद प्री ओपन का फाइनल अपडेट और फिर बातचीत मार्केट्स की आज की ओपनिंग पर। इस बीच शुभम अग्रवाल भी जुड़ते हुए, उनको भी दिखाइएगा स्क्रीन पे, लेकिन जो टॉप ट्रेड्स हैं अब तक के वो ले लेता हूं, फिर शुभम का पिक भी ले लेंगे। फोकस में है पहले तो फाइनेंशियल्स, वो स्क्रीन पे जो आ रहे हैं मैं अपने फ्लो में बता रहा हूं। कोटक महिंद्रा बैंक खरीदारी और बंधन बैंक में खरीदारी करने का कॉल। ऑटोज, ऑटो एंसिलरीज एक प्रेफर्ड स्पेस शायद फिर से उभरे। टीवीएस मोटर्स, एस्कॉट्स पे आज का एक टॉप ट्रेडिंग कॉल आता हुआ। और सरकारी कंपनीज डिफेंस से जुड़ी हुई HAL और BEL दोनों में खरीदारी करने का कॉल। तो आए सारे जो ट्रेडिंग कॉल्स आज के 6 के 6 बाय साइड के आइडियाज। तो गौरांग सर ने फंडामेंटली एक इंटरेस्टिंग स्टॉक हाईलाइट करा जो इसके कल नंबर्स आए थे, भारत फोर्ज। इसको भी चाहे तो रख सकते हैं आज के सेशन में अपने रडार पर। जो प्री ओपन सेटल हो रहा है करीब करीब 0.5% का उछाल। तो निफ्टी 70 पॉइंट अंक ऊपर 15,912 के जोन्स पर सेटल होता हुआ। निफ्टी बैंक एक शेड बेहतर क्योंकि 2/3% की बढ़त की तरफ बढ़ा है, 200 पॉइंट ऊपर 33,796। तो 33,800 कह लीजिए, उन जोन्स को हम हिट करेंगे खुलते ही। ब्रेथ शुरुआती, हालांकि प्री ओपन की ब्रेथ पे बहुत ज्यादा कन्विक्शन आना नहीं चाहिए, लेकिन आमतौर पर रुझान ओपनिंग के समय यही रहता है 6:1 के आसपास का रेशियो एडवांसेस के फेवर में। तो ब्रॉडर मार्केट थोड़े हेल्दियर स्टेट पे नजर आएंगे आपको। मार्केट्स 0.5% से 2/3% के उछाल के साथ शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। तो मंगलवार की शुरुआत तो बढ़िया होगी वीरू। कैसे प्लेस नजर आ रहे हैं हम निफ्टी बैंक पे?
हाँ, मंगलवार की शुरुआत अच्छी है और अगर मैं स्टॉक्स का कॉम्बिनेशन देखूं आशीष तो वो भी कुछ ठीक ठाक ही नजर आ रहा है। और गेनर्स की साइड में जिस तरीके के स्टॉक्स खड़े हैं, मैंने आप देखिए टाटा स्टील, हिंडाल्को मेटल्स में छोटा सा पुल बैक नजर आ रहा है। ओवरसोल्ड स्ट्रक्चर्स लाइक टाइटन अपना पुल बैक कंटिन्यू करते हुए ओएनजीसी की रूट को मदद मिलती हुई मेटल्स में पुल बैक नजर आ रहा है। ठीक है आशीष, अगर आप देखें ओपनिंग ठीक ठाक है, बट जैसे कि मैंने कहा था कि आशीष सुबह 16,000 पे 16,100 पे इन दो कॉल राइटर्स के पास आउटस्टैंडिंग वाई करीब 1 करोड़ का है और 34,000 की जो कॉल है बैंक निफ्टी की, उसमें एक सब्सटेंशियल ओआई खड़ा है करीब 17.25 का। यस, 16,88,000 का। खुलते ही साथ आई थिंक इस ओपनिंग को चेज नहीं करना चाहिए, बेटर है वेट करें क्लोजर टू 60,000, शायद एक शॉर्ट का मौका मिले तो वो देखना पड़ेगा आशीष। आई मीन इन लेवल्स पे कोई ट्रेड रिकमेंड नहीं करूंगा आशीष, ये बहुत बहुत कंफ्यूज करने वाला जोन है और रिवॉर्ड कॉल राइटर्स के कन्विक्शन जोन को देखते हुए नजर नहीं आ रहा आशीष। ठीक बात। वैसे कल एक अच्छी चीज ये हुई थी कि कल एफआईआई की सेलिंग 1700-1800 करोड़ रुपए की, तो सेलिंग का आंकड़ा थोड़ा सा रिड्यूस होता हुआ पर स्क्रीन पे क्लियरली कन्विक्शन की कमी थी। और आज खैर मार्केट का मूड और सेंटिमेंट शायद 10 बजे के बाद एलआईसी डिफाइन करता हुआ नजर आए। ऐसे में शुभम आप लोग कैसे प्लेस्ड हो निफ्टी बैंक को लेकर, और आपका आज का टॉप कॉल कौन सा है? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। आज पहले तो निफ्टी पे जैसे आपने प्रश्न पूछा, निफ्टी को अगर हम देखें तो कुछ समय पहले जब हम चर्चा कर रहे थे तब मैंने हाईलाइट किया था कि सिग्निफिकेंट ओआई एडिशन जनवरी से लेकर के अभी तक का शॉर्ट साइड पे देखने को मिला था। और अभी अगर हम देखें उसके बाद से अभी तक क्या हुआ है, तो अभी तक कंटिन्यूसली शॉर्ट्स ही हुए हैं। कल जो थोड़ा हमें लास्ट ट्रेडिंग डे को जो हमें थोड़ा पुल बैक देखने को मिला, उसमें ज्यादा लॉन्ग एडिशंस फिलहाल देखने को नहीं मिला है। तो मुझे लगता है कि कोई भी जो रैली आएगा इंडेक्स में वो शॉर्ट लिव्ड है, लेकिन बिकॉज आज के लिए एक टेम्पररी पुल बैक मोड हो सकता है, तो मेरा एक खरीदारी का राय है महिंद्रा एंड महिंद्रा पे। और अगर स्टॉक को हम देखें तो पिछले कुछ दिनों में यहाँ पे माइनर एडिशंस देखने को मिले और मुझे लगता है कि एक शॉर्ट टर्म यहाँ पे मूव हमें ऊपर की तरफ आता हुआ दिखना चाहिए। तो 910 के स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन है महिंद्रा का 13 रुपए 40 पैसे पे कल क्लोज हुआ था, इस पे खरीदारी की राय है। 20 रुपए के लक्ष्य के लिए 9 रुपए पे स्टॉप लॉस मेंटेन करे, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा पे खरीदारी की राय। एक और ऑटो स्टॉक जोड़ लीजिए जो लिस्ट थी एक्सपर्ट्स को जो पसंद आ रहा था, एस्कॉर्ट्स, HAL, एस्कॉर्ट्स था, मेरे ख्याल से M&M आ गया अब इस समय, टीवीएस मोटर था पालविया साहब का, भारत फोर्ज था गौरांग साहब का, तो जोड़ दीजिए M&M प्रेफर्ड प्ले के तौर पे। समीत भी जुड़ चुके हैं, एंजल वन से समीत चौहान जुड़ते हुए। समीत, आपका आज का सबसे प्रेफर्ड टॉप कॉल, प्रेफर्ड ट्रेड आइडिया? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए स्टॉक स्पेसिफिक आपको रिबाउंड मिल सकता है अगर इंडाइसेस में आपको थोड़ा भी बाउंस या स्टेबल मूव्स मिलते हैं, तो आपको स्टॉक स्पेसिफिक काफी एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिख सकती है। तो इसके चलते हम पॉजिटिव बाय से ही स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड करना चाहेंगे। गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कहीं ना कहीं एक स्टेबल मूव्स आ रहे हैं, तो उसमें आईजीएल हमें काफी अच्छा लग रहा है, जिसने फ्राइडे को एक अच्छा अपसर्ज दिया था। कल थोड़ा कंसोलिडेशन का एक सेशन था, बट हमें लगता है कि आज वापस ये रिज्यूम कर सकता है, तो इसलिए हम आईजीएल बाय करने की सलाह देंगे। 378 379 पर ट्रेड हो रहा है, 367 का स्टॉप लॉस और 395 398 का इसका टारगेट होगा। ऑप्शन के जरिए भी आप ट्रेड कर सकते हो। 380 का कॉल लगभग 9:30 के आसपास कल क्लोज हुआ था, तो उसमें भी बाय करने की आप चेष्टा कर सकते हो। 17-18 रुपए का टारगेट होगा और स्टॉप लॉस 4 का होगा। ओके, आईजीएल याद रखिएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग मूव पिछले 3 सेशन से स्टॉक दे भी रहा है और कुछ काउंटर जिनको शायद आई थिंक मैं इस प्री ओपन को देखते हुए चेज कर सकता हूं। शुभम, बहुत संक्षेप में टाइटन को ये पुल बैक, वोल्टास, बजाज फिंसर, बजाज फाइनेंस सबसे ओवरसोल्ड स्टॉक्स हैं, इनमें से ओवरसोल्ड स्टॉक को पुल बैक के लिए खेलने के लिए सबसे पर्याप्त डेस्टिनेशन विकल्प आपको कौन सा नजर आता है शुभम? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। इनमें से जितने भी स्टॉक्स आपने मेंशन किया है, सरप्राइजिंगली मैं अगर सभी को देखूं तो इसमें सब में ही जो डिक्लाइन है वो काफी मैसिव रहा है और मुझे लगता है कि अगर इसमें कोई पुल बैक भी आता है तो बहुत शॉर्ट लिव्ड होगा। तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन अगर पूरे स्टॉक में से मुझे सिर्फ एक चुनना है तो मैं जाऊंगा बजाज फाइनेंस के साथ, जहां पे पिछले 2-3 दिनों से अगर हम देखें तो एक टेम्पररी एक रेंज में कंसोलिडेशन होता हुआ दिख रहा था। मुझे लगता है कि एक पुल बैक यहाँ पे 58-50 तक एक्सटेंड होता हुआ दिख सकता है। तो छोटा सा टारगेट है, लेकिन 58-50 तक के टारगेट के लिए एक पुल बैक ट्रेड बना सकते हैं 5550 के स्टॉप लॉस के साथ।
एक स्टॉक जिस पे बातचीत कर लेनी चाहिए, निफ्टी का इकलौता जो रिजल्ट आना है भारतीय एयरटेल का। सतपाल साहब जरा देख के क्विकली बताइएगा भारतीय एयरटेल कैसा प्लेस्ड है। आज नंबर्स आएंगे, नंबर से पहले कोई ट्रेड है क्या? आशीष देखिए 680 के आसपास इसका 200 डीएमआई है, तो प्रोबेबली 710 तक का मूव, 710 से 720 तक का मूव भारतीय में ड्यू होना चाहिए। लेकिन अगर 680 का लेवल टूटता है जो इसका 200 डीएमआई है, तो फिर लॉन्ग को एग्जिट करे। चलिए नंबर्स आने भारतीय एयरटेल और 5 वायदा बाजार की और कंपनीज के, उस पर बाद में आऊंगा। यूएस फ्यूचर्स 1/4 से आधे % के उछाल के साथ इस समय कामकाज करते हुए प्री ओपन कहता है कि हम खड़े पैच को हिट करेंगे और एक अच्छा खासा फिर से उछाल, आधे % की मजबूती, 75 अंकों का उछाल, 15,915 के लेवल्स, 15,917, 15,916, तो उन्हीं टिक्स के आसपास हम घूमते हुए 15,900 के ऊपर के लेवल्स पर हमने ट्यूसडे के दिन कामकाज की शुरुआत करी है। 15,920 पकड़ लीजिए इस समय प्रिसाइजली। अब धीरे धीरे मोमेंटम थोड़ा सा पिकअप होता हुआ वो 15 वाला अब 930 के जोन्स पर, अब आधे % से ज्यादा की मजबूती है और हर टिक के साथ थोड़े से ऊपर का पड़ाव हम देख रहे हैं भारतीय बाजार में आते हुए 930 के आसपास। निफ्टी बैंक 2/3% उछाल, ये वो पॉकेट थी जो कल भी परफॉर्मेंस को लीड कर रही थी। निफ्टी बैंक थर्सडे फ्राइडे के पेन से कल उभरा था और आज भी 200 पॉइंट के आसपास का उछाल निफ्टी बैंक पे। आईटी अभी भी सल्क कर रहा है, हल्के लाल निशान के साथ ही शुरुआत होती, वो भी जब रुपए की तमाम टेलविंड जिसके सामने है उसके बावजूद आईटी पस्त पड़ता हुआ। निफ्टी बैंक थोड़ा सा ट्रैक्शन गेन कर रहा है, 2/3 से अब 3/4% की तरफ बढ़ने की कोशिश में, और भारतीय बाजारों में निफ्टी 15,930 के आसपास। ब्रॉडर मार्केट एक बार क्विकली देख लेते हैं। मिड कैप इंडेक्स 2/3% का उछाल, स्मॉल कैप में 3/4% की बढ़त। ब्रॉडर मार्केट थोड़ा सा एक शेड बेहतर नजर आएंगे आपको और साथ साथ एडवांस डिक्लाइन भी 6:1 का रेशियो कह लीजिए, एक गिर रहा है 6 उसके सामने बढ़त या मजबूती के साथ खुलने के बाद भी कामकाज करते। जो प्री ओपन डिफाइन कर रहा था उसी ट्रेजेक्टरी में हमने देखा है एडवांस डिक्लाइन इस समय आपको नजर आएगा। कुछ और पॉकेट्स दिखाइएगा। ऑटोज बहुत चर्चा हुई एक्सपर्ट्स के द्वारा, ऑटोज का पैक दिखाइएगा। सारी तमाम पिक्स ऑटोज की वहां से आती हुई आधे % का उछाल दिखाइए। इसमें मेटल्स को, मेटल्स इसीलिए क्योंकि चाइना फैक्टर के चलते अगर मेटल में रिलीफ आनी, कल आनी शुरू हुई थी स्क्रीन पे, कुछ स्टॉक्स मोमेंटम में थे, 2.25% मेटल इंडेक्स मजबूत। ये सिर्फ सेंटिमेंट्स ड्राइव कर रहे हैं क्योंकि चाइना लॉकडाउन से बाहर आने की तैयारी कर रहा है जून ऑनवर्ड्स, और पूरी तरह से उसका प्ले आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। एक फाइनेंशियल्स भी प्लीज स्क्रीन पे दिखाइएगा। निफ्टी बैंक धीरे धीरे क्योंकि अब मोमेंटम गेन कर रहा है, वो 2/3 वाला अब ऑलमोस्ट 3/4% से ज्यादा का उछाल 1% की बढ़त की तरफ बढ़ता हुआ। सिमिलर मैग्नीट्यूड का गेन आपको निफ्टी फाइनेंशियल इंडेक्स पे भी नजर आएगा, दोनों 0.8-0.9% की मजबूती के साथ कामकाज। और इसीलिए आप देखें धीरे धीरे निफ्टी ट्रैक्शन पकड़ता हुआ वो 925 वाला 950 की तरफ, 940 की तरफ बढ़ता हुआ इस समय नजर आ रहा है। निफ्टी के 50 स्टॉक्स लेकर आइए, 940 के लेवल्स पर निफ्टी को छोड़े जा रहा हूं, देखते हैं बात का बिहेवियर। लेकिन ट्रैक्शन पिकअप हो रहा है बैंक्स ऑफ फाइनेंशियल्स में, उन पॉकेट्स को रखिएगा रडार पे। वो हैवी वेट्स लार्जली स्क्रीन ग्रीन पे लकीली, जो कुछ वीक है उन पे मैं बाद में आता हूं। वीक में वो आईटी लार्जली आपको नजर आएगा, उस पे टीसीएस और इन्फोसिस ध्यान रखिएगा। मेटल्स चमक रहे हैं, कमोडिटी प्लेस कह लीजिए, सिर्फ मेटल्स नहीं, हिंडाल्को मजबूत, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील मजबूत, कोल इंडिया में मजबूती के साथ कामकाज। जोड़ दीजिए उसमें ओएनजीसी इसीलिए क्योंकि क्रूड ओवरनाइट $4 का गेंस दिखाता है, और ये सारे स्टॉक तो नीरज वाजपेयी की सुबह की सीधा सौदा की टीम में आपने डिस्कस होते हुए देखे भी हैं। वो मेटल्स, वो क्रूड प्लेस, बेसिकली कमोडिटीज परसेंटेज वाइज ट्रैक्शन को लीड करती हुई। रखिए रडार पे हेवी वेट रिलायंस इंडस्ट्रीज को 1.25% का गेन, रखिए रडार पे आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, दोनों मजबूती के साथ खुलते हुए, दोनों में 1 से लेकर 1.5%, 1.25% का गेन। बजाज ट्विंस, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, फाइनेंशियल के जो ट्रैक्शन की बात कर रहा हूं, दोनों में 1 से लेकर 1.25% का गेन है। इवन एसबीआई भी 1% के उछाल के साथ कामकाज करता हुआ। फाइनेंशियल से बजाज ट्विंस के साथ साथ जोड़ दीजिए एचडीएफसी लिमिटेड को, 3/4 से 1% के उछाल के साथ एचडीएफसी लिमिटेड शुरुआत करता हुआ। तो ये वो इंपॉर्टेंट स्टॉक्स जो बढ़िया मजबूती दिखा रहे हैं। एक्सिस, आईसीआईसीआई ड्राइव कर रहे हैं, बजाज ट्विंस, एचडीएफसी लिमिटेड ड्राइव कर रहे हैं, और रिलायंस इंडस्ट्रीज बढ़िया पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करता हुआ। आप 1.25% से ज्यादा के गेंस के साथ रिलायंस इस समय कामकाज कर रहा है। जो इक्का दुक्का स्टॉक्स इंपॉर्टेंट वाले प्रेशर में, उसमें सिर्फ आईटी लाइमलाइट हॉक कर रहा है। टीसीएस लाल निशान में फ्लैटिश शुरुआत करता हुआ, इन्फी भी हल्के लाल निशान में, ये फ्लैट है, टेक महिंद्रा फ्लैट है, ऐसा भी नहीं कह सकता वीकनेस है, लेकिन अंडर परफॉर्मिंग पॉकेट है क्योंकि बाकी बाजार का मूड थोड़ा सा बेहतर होता हुआ। फार्मास्यूटिकल सिंगल आउट करिए दूसरी पॉकेट, सिप्ला, सन फार्मा जैसे हैवीवेट्स, फार्मा के हैवीवेट्स कमजोर या सुश्र, वहां तो कमजोरी है, आधे से 3/4% का दबाव। प्लीज अब वापस लेकर आइए वो सेक्टोरल मैप।
हमने 940 पे छोड़ा था, 940 पे अभी हम 2.3% के उछाल के साथ निफ्टी कामकाज करता हुआ। निफ्टी बैंक वही 0.8-0.9% का अपटेक। अच्छी बात कि आईटी में अब थोड़ा थोड़ा फ्लैट से 1/4% की तरफ बढ़ते हुए, तो अब वो एक पॉकेट जो फायर नहीं कर पा रही थी, एटलीस्ट थोड़ा सा दिन के शुरुआती अपटेक, शुरुआती लेवल से हल्का बहुत इंप्रूवमेंट। लेकिन वीरू ठीक ठाक शुरुआत, अब तो 2.3% से ज्यादा का उछाल, 945-950 के जोन्स। अब हम उस इंपॉर्टेंट जोन्स पे आ रहे हैं, 16,000, जहां पे हमेशा वो सप्लाई साइड के इश्यूज सामने आते हैं। देखते हैं आज का सेशन उन लेवल्स के लिहाज से कैसा रहता है। निफ्टी बैंक 33,880, 890 पकड़ लीजिए कन्वीनियंस की। तो शुरुआत तो बेहतर हुई है, अब क्या? देखिए आशीष, देखिए गैप अप मिला, शुरुआत बेहतर हुई 930 से 953। अगर आप देखें अभी हमें 25 पॉइंट मिले। आशीष, इस 25 पॉइंट के पीछे मोटे तौर पर अगर आप देखें जो चीजें हैं वो है रिलायंस, आपने जिसका जिक्र बार बार किया है, और एक मारुति, और एक हो गया अगर आप देखें आपका मेटल स्पेस, जो कि अगर आप देखें अच्छा पुल बैक दे रहा है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा और मैं सिर्फ 2-3 स्टॉक्स और रख देता हूं जो कि इंपॉर्टेंट है आज के लिए, कि आज स्क्रीन पे एक मेटल्स में पुलबैक विजिबल है। वेदांता, हिंडाल्को, अगर आप देखें नाल्को ये ऊपर है, एनएमडीसी ऊपर है, जिंदल स्टील एंड पावर ऊपर है, तो मेटल्स एक हल्का सा पुलबैक दे रहे हैं। बैकफुट पे अंबुजा, कल के गेंस को सरेंडर कर दिया इसने। डॉक्टर लाल पैथलैब एट न्यू लो। इंडिया सीमेंट्स जो कल चला था वो आज बैकफुट पे है, स्कॉट्स जो कल चला था वो आज बैकफुट पे है। लेकिन आशीष, इट्स क्लोजर टू ए सप्लाई जोन। आई थिंक मैं अवॉइड करूंगा लॉन्ग को, पहली इच्छा तो यही है, नहीं लॉन्ग करूंगा। आई थिंक ये 16,000, 16,020 और 15,950 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। केस विद निफ्टी बैंक ये पूरा का पूरा 33,900, 34,080 एक सप्लाई जोन है। यहां से सिंक करने का खतरा बहुत है आशीष, और आई थिंक मेरे ख्याल से एक शॉर्ट करने का एप्रोप्रिएट जोन भी है ये। अगर तेजी ही खेलनी है तो रिलायंस आपके पास विकल्प है, आईसीआईसीआई आपके पास विकल्प है। शुभम, कैसे अप्रोच करेंगे आप इस ओपनिंग को? आप इस ओपनिंग में क्या कर रहे हैं? क्या इंप्रेस कर रहा है आपको? मेटल्स का पुलबैक, रिलायंस की स्ट्रेंथ, या फिर बैंक निफ्टी? वीरेंद्र जी, इनफैक्ट मैं जाऊंगा, पहला जो मेरा ट्रेड होगा वो मेटल के साथ ही होगा, बिकॉज मेटल में पूरा सेक्टर में काफी अच्छा मूव है, और जिंदल स्टील एंड पावर मुझे लगता है कि इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है, तो इसमें एक लॉन्ग ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से प्योरली हमें एक ऑप्शन यहाँ पे खरीदना चाहिए। 480 के स्ट्राइक का अगर हम कॉल ऑप्शन देखें, अभी 11 रुपये 80 पैसे पे ये कॉल ऑप्शन ट्रेड कर रहा है। इस पे खरीदारी की राय है। एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं 8 रुपए पे, और अपसाइड में मुझे लगता है कि 19 से 20 रुपए तक का टारगेट इस कॉल ऑप्शन के लिए आता हुआ दिखेगा। तो जिंदल स्टील एंड पावर का 480 के स्ट्राइक के कॉल ऑप्शन पे खरीदारी की राय। जेएसपीएल याद रखिएगा, मेटल्स में आज स्ट्रॉन्ग पुलबैक है, सेफ है, सिक्योर है लॉन्ग लेने के लिए। थोड़ा डिफिकल्ट जोन है 15,950, 980, 16,000। तो अगर लॉन्ग्स की इच्छा है तो जो पैनल सजेस्ट कर रहा है ओवरसोल्ड स्ट्रक्चर्स पे जाइए, जेएसपीएल। मानस, आपका प्रेफर्ड पिक क्या रहेगा पोस्ट ओपनिंग? देखिए, बिल्कुल मेटल में ही स्ट्रेंथ लगती है, और उनमें से काफी स्टॉक चार्ट पे अच्छे लगते हैं, और उनमें से एक नेशनल एल्यूमिनियम है, जहां पर ऐसा लग रहा है कि एक शॉर्ट टर्म चार्ट पे एक बॉटम फॉर्मेशन हो गया है, क्योंकि ब्रेकआउट 91 रुपीज के ऊपर देखने को मिला है। थोड़े बेहतर वॉल्यूम्स आज मॉर्निंग में देखने को मिले हैं, तो केवल एक छोटे से बाउंस बैक के लिए प्ले करेंगे स्टिक स्टॉप लॉस के साथ। तो 9150 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर खरीदारी करिए। 100 रुपए तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन वहां पर प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। रखिए नाल्को को भी रडार पे। नाल्को तो आज किसी रीजन से वैसे भी फोकस में था। एक मिनट में जरा चेक करता हूं। नहीं, वो नौसिल है, ठीक है। नाल्को तो खैर मेटल्स का प्ले मानस के लिए, मानस की तरफ से आपकी स्क्रीन पर। अच्छा, 115 पॉइंट ऊपर, 960 के लेवल्स निफ्टी पर। निफ्टी बैंक 1% की मजबूती, 33,900 के ऊपर के टिक्स इस समय दिखाने की कोशिश करता हुआ। जो स्टॉक्स अपने खबरों पे या नंबर्स पे रिएक्ट कर रहे हैं, क्विकली उनको रिविजिट कर देता हूं, उसके बाद बाकी एक्सपर्ट्स के ट्रेड, या एक काम करता हूं उस पर थोड़ी देर रुक जाता हूं, पहले एक्सपर्ट्स के ट्रेड ले लिए जाए, फिर आपको बताता हूं आज रिजल्ट रिएक्शंस कैसे रहे। कविता, क्या पकड़ा ओपनिंग के बाद? या आशीष जी, सो 2 स्टॉक्स रडार पर हैं। एक तो M&M जो हम कल भी डिस्कस किए थे, अच्छा मूव दिखाता हुआ दिख रहा है, एंड आई बिलीव इंट्राडे टारगेट्स 926 की तरफ ये बढ़ता हुआ दिख सकता है, एंड वन कैन टेक द स्टॉप लॉस ऑफ 906 ऑन देयर पोजीशन।
एल्स मुझे लग रहा है एक शॉर्ट कैंडिडेट, जो कि आप देखिए पेंट स्टॉक में मुझे लगता है फर्दर गिरावट आ सकती है, जहां बर्जर पेंट और एशियन पेंट को देखा जा सकता है। सो बर्जर पेंट आई बिलीव वंस ही अपने 630 के लेवल को तोड़ता है तो 615 600 के लेवल्स की तरफ ये बढ़ता हुआ दिख सकता है। तो शॉर्ट बिलो 630 मुझे लगता है 615 610 का एटलीस्ट इंट्राडे टारगेट लेना चाहिए, एंड देयर आफ्टर 636 शुड बी द स्टॉप लॉस। सो शॉर्ट बिलो 630। पूरी तरह से क्रूड प्लेज, ओएनजीसी अच्छी मजबूती, पेंट स्टॉक्स दबाव में आते हुए क्योंकि $114 के ऊपर अब क्रूड आपको नजर आ रहा है। तो बर्जर पेंट्स में आप चाहें तो एक बिकवाली का कॉल इनिशिएट कर सकते हैं। और एमएनएम जो शुभम ने कुछ देर पहले कंटिन्यूस सेशन की शुरुआत से पहले मेंशन करा था, कविता जी मेंशन करती हुई, कल से हाँ एमएनएम का स्टॉक राइड करते हुए और इस समय एक्सपर्ट्स को अब पसंद आ रहा है। जो पिक्स वैसे सुबह दिए गए थे, कई सारे पिक्स बढ़िया ट्रैक्शन दिखाना शुरू कर चुके हैं स्क्रीन पर। बंधन बैंक मेरे ख्याल से असित का ट्रेड था, 3% की मजबूती है और खुलने के बाद वो मोमेंटम पिकअप हुआ है। दिन के हाईस पर बंधन बैंक इस समय ट्रेड करता हुआ। HAL आज दिया था मेरे ख्याल से गावासर ने, उसको भी दिखाइए 2.5% की मजबूती HAL में, और ये भी खुलने के बाद अब धीरे धीरे मोमेंटम पिकअप कर रहा है। भारत फोर्ज गौरांग सर का स्टॉक भी बढ़िया इस समय मूव दिखाता हुआ आपको नजर आएगा। खैर इन सब स्टॉक को रिविजिट करता रहूंगा। गावासर अगला स्टॉक कौन सा? मेरे पास स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है, वो है इंडसइंड बैंक। यहां पर तेजी है, लगता है ये डाउनसाइड खत्म हो गया है, अब मूव मिलना चाहिए। 890 का स्टॉप लगाइए, ये 900 के करीब 898 पर ट्रेड कर रहा है, मुझे लगा है 910 तक जाना चाहिए। एक बार 910 चला गया तो वहां पर ब्रेकआउट मिलेगा ना, तो यस इंडसइंड बैंक में ध्यान देना चाहिए आप। ओके, इंडसइंड बैंक में अब देखिए थोड़ा सा बाजार एक क्रिटिकल लेवल, निफ्टी का कैंडलस्टिक चार्ट लेके आइएगा, डेली चार्ट लेके आइएगा। अच्छा, इससे पहले एक अपडेट दे दूं, जो राजेश पालविया जी ने अगर आप देखें जो ट्रेड दिया था टीवीएस मोटर्स का, उसका टारगेट 665 का था, उसके वो बहुत नजदीक आ चुका है। अब जरा इंडेक्स लेके आइए और एक चीज नोट कर लीजिएगा, और वो क्या है, कल की कैंडल का हाई क्या था? वो था 15, डेली चार्ट रखिए प्लीज, 15,977, ठीक है। परसों की कैंडल का अगर आप देखें ओपन पॉइंट क्या था, वो था एग्जैक्टली अगर आप देखें 15,977। परसों की कैंडल का ओपन पॉइंट 15,977, कल की कैंडल का इंटरडे हाई पॉइंट फिर 15,977, और 12 मई की कैंडल का अगर आप देखें जो इंटरडे हाई था वो भी कुछ इसी जोन में था। तो एक 12,977, 12,980, ये 15,980, इस लेवल को थोड़ा रिस्पेक्ट दीजिएगा इंटरडे पर्सपेक्टिव से। इन तीन कैंडल्स का अगर आप देखें सबसे क्रिटिकल लेवल है 15,977 और 15,980 का जोन। ओके, इस पर आएगा तो बात करेंगे, लेकिन बैंक निफ्टी अब 34,000 के जोन को अप्रोच करता हुआ। राजेश पालविया जी, आपका टीवीएस मोटर का ट्रेड अच्छा कर रहा है, ये बताइए 7345 पे मारुति कैसा लग रहा है आपको? पिछले 3 सेशन की कैंडल्स के ऊपर ट्रेवल करता हुआ आपका मारुति। तो बिल्कुल वीरेन जी, मेरा फोकस ऑटोमोबाइल स्पेस पे ही है और उसमें मारुति बिल्कुल बाइंग साइड पे हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं। और जिस तरीके से स्टॉक में करेक्शन के बाद अब जो रिकवरी लास्ट सेशन में देखने को मिली और आज भी फॉलो बाइंग एक्शन बन रहा है, तो मारुति पे बिल्कुल यहाँ पे बाय करने की सलाह है। जिस तरीके से स्टॉक अभी 7330 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो इसको यहाँ पे बाय किया जा सकता है। 7290 ये ट्रेडिंग स्टॉप लॉस होगा, इस पे ये स्टॉप लॉस रख के बाय करें। और अपसाइड में हमें लगता है जिस तरीके से मोमेंटम बना है स्टॉक में, अपसाइड के टारगेट ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 7380 से 7420 तक के अपसाइड के टारगेट इसमें आते हुए दिख सकते हैं। तो मारुति हमारे फोकस में है। और दूसरा स्टॉक जहां अट्रैक्टिव लग रहा है वो है ऑटो एंसिलरी टायर स्पेस से अपोलो टायर का। ये स्टॉक में जिस तरीके से ब्रेकआउट वीकली चार्ट पे बन रहे हैं, हमें लगता है अपोलो टायर को भी यहाँ पे बाय किया जा सकता है। 210 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसमें स्टॉप लॉस रखे 207 का और अपसाइड के टारगेट 218 तक हमें लगता है आते हुए दिख सकते हैं। और ऑटो स्पेस से जुड़ी कंपनी ऑटो एंसिलरी अपोलो टायर्स में भी खरीदारी करने का कॉल। तो ऑटो एंसिलरीज ये सबको पसंद आ रही है इस समय। हिंडाल्को अब 4.5% के उछाल के साथ, रिलायंस 1.5% से ज्यादा की मजबूती के साथ, और ऑटोज में आइशर, मारुति, एमएनएम, ये सब बढ़िया, इवन बजाज ऑटो, ये सब बढ़िया मूव्स दिखाने की कोशिश करते हुए। सतपुते साहब, आपका इस समय का ओपनिंग के बाद का ट्रेड? आशीष, आपने उसी का नाम लिया, वो था हिंडाल्को देखिए 410 पे चल रहा है। मेरे हिसाब से आज का टारगेट होना चाहिए 430।
से लेके 435, 410 के आसपास का बाय बनता है तो आपका स्टॉप लॉस हैज टू बी समवेयर नियर 398, यानी कम से कम 10-12 रुपए का स्टॉप लॉस रखे, बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी रखे, 430, 435 का रहेगा। और डिस्क्लोजर ये है कि ये क्लाइंट के साथ अभी हमने साझा किया है जस्ट नाउ। बिल्कुल ठीक डिस्क्लोजर भी आ गया आपके लिए। और मेटल्स में हिंडाल्को बहुत बढ़िया मूव दिखा रहा है, इसमें खरीदारी करने का कॉल। अच्छा, इस बीच शुभम ने कोई और ट्रेड भी पकड़ा है। शुभम, जेएसपीएल के अलावा दूसरा कौन सा? आशीष जी, अभी ऑटो की चर्चा हो रही थी और बहुत सारे स्टॉक्स आपने मेंशन किए, लेकिन एक स्टॉक रह गया, वो मैं ऐड कर देता हूँ। और वो स्टॉक का नाम है हीरो मोटोकॉर्प। पहले मैं ट्रेड बता देता हूँ। यहाँ पे 2600 के स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन है, अभी 22 रुपए के आसपास ये कॉल ऑप्शन ट्रेड कर रहा है। इस पे खरीदारी की राय है। 16 रुपए पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 35 से 38 रुपए तक का टारगेट होगा इस कॉल ऑप्शन के लिए। और रीजन ये स्टॉक शायद मिस हो गया होगा क्योंकि ओपनिंग में एक फ्रीक ट्रेड हुआ, काफी बड़ा हाई बन गया और उसके बाद अगर हम देखें तो एडजस्ट होने के बाद अगर उस हाई को अगर हम इग्नोर कर दे तो अभी कंटिन्यूसली ये स्टॉक न्यू हाईज बनाता जा रहा है। और स्पेशली अगर आप इसका पिछले कुछ दिनों का डेटा देखेंगे, बाजार में इतनी बड़ी गिरावट आई, उसके बावजूद हीरो मोटोकॉर्प में कोई करेक्शन हमें देखने को नहीं मिला है। तो ये स्टॉक रिलेटिवली भी आउट परफॉर्म कर रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक बाय ट्रेड हमें बनाना चाहिए। तो 2600 के स्ट्राइक के कॉल ऑप्शन के थ्रू एक लॉन्ग ट्रेड यहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं। गौरांग सर के पास जाऊं, ये मेटल्स की चर्चा करने के लिए फंडामेंटली अप्रोच क्या है? उससे पहले समीत, कोई ट्रेड ओपनिंग के बाद? देखिए आशीष, यहाँ पे एक बंधन बैंक, देखिए काफी सारे स्टॉक्स जो रीसेंट करेक्शन के बाद लगभग 30-40% गिर चुके हैं, उनके 52 वीक लोग्स पे आसपास आ रहे हैं। और ये एक ऐसा स्टॉक है जिसने क्लियरली आउट परफॉर्म किया। और अगर आप देखो तो 10 महीने के हाईएस्ट पॉइंट पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से ये मूव एक्सटेंड होने की पॉसिबिलिटी है। अगर यहाँ से और निफ्टी में जो पुल बैक है वो एक्सटेंड होता है 16,000-16,100 तक, तो हमें लगता है कि इसमें ये मूव काफी ज्यादा हो सकती है और ये बैंकिंग पीयर्स को इसके आउट परफॉर्म कर सकता है। ये ओपनिंग के बाद हमने एज अ डिस्क्लोजर हमारे क्लाइंट्स को ऑप्शन के जरिए भी ट्रेड करने के रिकमेंडेशन दिए हुए। तो ऑप्शन के जरिए मैं रिकमेंड करूंगा 350 का कॉल ऑप्शन जो लगभग 10:30-11 के आसपास ट्रेड हो रहा है, वो बाय करने की सलाह होगी। 8 रुपए का स्टॉप लॉस होगा और आप 15 से लेके 16 रुपए का टारगेट ये ऑप्शन के लिए रख सकते हैं। वो पिक आप सुबह से राइड भी कर रहे हैं खुलने के बाद से, क्योंकि प्री ओपन में ही बाजार खुलने से पहले असित ने ट्रेड दिया था और यहाँ पे समीत की तरफ से भी एक फर्दर बाय कॉल आता वो, और उसको राइड करने का एक ज्यादा बेहतर तरीका उस तेजी को बनाने का 350 का बंधन का कॉल ले लीजिए। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। गौरांग साहब, मेटल्स बढ़िया आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। अभी तो खैर सेंटिमेंट्स ड्राइव कर रहे होंगे, चाइना का बाजार खुल जाएगा, हालात सुधरेंगे जून ऑनवर्ड्स। ये रीसेंट करेक्शन के बाद मेटल्स में आप लोग बायर हो क्या? कमोडिटी प्लेस जो है वो हमें पसंद आते हैं आशीष, मेटल्स और सीमेंट। और अडानी को लेकर के, एसीसी अंबिजा को लेकर के कल जो खबरें थी और जो हमने थोड़ा बहुत करेक्शन बाकी हमने स्टॉक्स में आते हुए देखा, तो खरीदारी का बहुत बड़ा मौका है। लेकिन मेटल्स में जो हमारी पसंद है वो है टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को और वेदांता। ये पसंदगी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ आशीष। और चाइना का लॉकडाउन होगा, खुल जाएगा, वहाँ की परिस्थिति क्या होगी आने वाले समय में, इस पर टिप्पणी करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन स्थानीय मार्केट में जिस तरीके से सरकार खर्चा करेगी निर्माण कार्य के लिए, रियल एस्टेट सेक्टर में सुधार जहाँ पर सीमेंट और मेटल्स का इस्तेमाल होता है, केपेक्स, प्राइवेट कैपेसिटी एक्सपेंशन में निजी कंपनियां पैसे लगाएगी, वहां पर आपको सीमेंट और मेटल लगेगा। तो कुल मिलाकर के ये जो करेक्शन हमने देखा है, मेरे ख्याल से अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है तो दोनों ही कमोडिटीज को आपको ध्यान में रखना चाहिए, सीमेंट और मेटल्स के चलते। जो कल करेक्शन आया था, करेक्शन तो मेरे ख्याल से अल्ट्राटेक, वो श्री, वो लार्जर पीयर्स में आया था, उनमें आप बायर्स हो क्या? तो वहां पर भी सूची के आधार पर आपको मैं नाम बता देता हूं। अल्ट्राटेक, एसीसी अंबुजा, ये दिग्गजों में। ज्वाली सीमेंट कंपनियों में श्री सीमेंट है, जेके लक्ष्मी सीमेंट है और रैमको सीमेंट है। ये कुछ 5-6 कंपनियां सीमेंट क्षेत्र से हमें पसंद आती हैं। इस बीच अगर आप याद रखिएगा, थोड़ा सा आईसीआईसीआई बैंक जो एडवांटेज क्रिएट कर रहा था हमारे लिए, वो एडवांटेज एचडीएफसी बैंक, इंटरडे क्रॉस चार्ट रखिए प्लीज, आईसीआईसीआई बैंक वर्सेस एचडीएफसी बैंक का। वो जो एडवांटेज आईसीआईसीआई बैंक क्रिएट कर रहा था, एक्सिस इंडसइंड बैंक क्रिएट कर रहे थे, वो इंपैक्ट जो है ना वो उठा ले रहा है टेबल से एचडीएफसी बैंक।
HDFC बैंक डीलों की तरफ बढ़ता हुआ, ये देखिए, ये थोड़ा सा प्रेशर पॉइंट है। और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स जो है वो सिंक होता हुआ, वो डीलों की तरफ बढ़ता हुआ, तो वो थोड़ा सा ट्रबल क्रिएट कर रहा है। और एक और याद रखिएगा, क्रूड की तेजी और उसका एक इम्पैक्ट पड़ रहा है एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, दोनों ही स्टॉक्स लो की ट्रैजेक्टरी की तरफ बढ़ते हुए। एंड तीसरी चीज ये है, और वो है HDFC। तो ये HDFC ट्विंस, आशीष, वो जो इम्पैक्ट था ना शुरुआत में, वो जो फोर्स हम इकट्ठा कर रहे थे 15,977 को काटने की, वो आई थिंक लेते हुए आपकी देखिए ये फिजल आउट हो गया इनका मूव। याद रखिएगा, आज का लो भी अब कुछ देर पहले ही वही लग गया, 15,977, 15,977 वही लग गया। लेकिन कुछ देर में हम अपना खास श्रृंखला इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम यहां पे 4 ट्रेड्स के बारे में बात करते हैं। 4 का चौका, सस्ता ऑप्शन। याद रखिएगा, आज देंगे शुभम अग्रवाल जी। हमारा थीम क्या है, मतलब 9:40 से लेकर 10:40 के बीच में एक स्विंग मिल जाए ट्रेडर को। सस्ता ऑप्शन आज शुभम अग्रवाल जी देंगे, मिड कैप फंड संजीव होटा साहब देंगे, FNO सुपरस्टार राजेश पालवे जी और चार्ट का चमत्कार माना जायसवाल। आप सभी को ये ट्रेड्स तैयार रखने हैं। स्क्रीन पे पूछेंगे, स्क्रीन पे बोलिएगा। लेकिन मीनवाइल अगर आप एक स्टॉक को देखें आपकी स्क्रीन पर, जो कि इस वक्त थोड़ा सा सिंक हो रहा है, मैं जरा प्लीज एशियन पेंट्स को लेके आऊंगा। शुभम, एशियन पेंट्स आपकी स्क्रीन पर लुढ़कता हुआ 2963, आई थिंक ये इस दौर की इसकी नई लो ट्रैजेक्टरी है। और फियर है आपका 16 मार्च के बाद का बेस वॉलेट करने का। आपका टेक इस स्टॉक पे, कोई पुट ऑप्शन का व्यू यहां पर? वीरेंद्र जी, बिल्कुल ये स्टॉक का सेटअप काफी वीक है, और जैसा आपने हाईलाइट किया कि ये लो टूटता है, जो कि ऑलरेडी टूट चुका है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे हमें एक पुट ऑप्शन बिल्कुल खरीदना चाहिए, लेकिन काफी टाइट स्टॉप लॉस हम मेंटेन कर सकते हैं, बिकॉज अगर रिवर्सल हुआ तो हो सकता है ये पैटर्न कंफर्म ना हो। इसीलिए ओवरऑल सेटअप वीक है, तो 2900 के स्ट्राइक का जो पुट ऑप्शन है लगभग अभी 48 के आसपास ट्रेड कर रहा है, इस पे खरीदारी की राय है। स्ट्रिक्टली एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे 38 पे, और मुझे लगता है अगर ये ब्रेकडाउन में थोड़ा और अगर हमें फॉलो अप सेलिंग आज देखने को मिलता है तो 70 रुपए तक का इसमें इंट्राडे टारगेट आता हुआ दिख सकता है। तो एशियन पेंट में 2900 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन पे खरीदारी की राय। अच्छा, इस बीच संजीव होता साहब आपको आपकी स्क्रीन पे जुड़ते हुए नजर आएंगे, उनसे भी बातचीत आगे करूंगा, लेकिन जरा वो रिजल्ट रिएक्शंस दिखाता हूं आपको। बहुत बढ़िया रिजल्ट रिएक्शन है डोडला डेयरी का। रिजल्ट्स आए थे 7% मजबूत। रेमंड कल 5-5.5% चढ़ा था नंबर्स से पहले, उसके ऊपर 3.5% का उछाल है। ऑफ हाई खुला तो और भी अच्छी मजबूत था, 5% के आसपास उछाल के साथ खुला था, लेकिन फिर भी 3.5% मजबूत है। असली रिजल्ट तो अब इस Q1 के आने चाहिए, जब वो मैरिज सीजन का इंपैक्ट समझ में आएगा। VIP इंडस्ट्रीज 2.5-3% मजबूत अपने नंबर्स पे। ये सब लेकिन खुलने के बाद कूल ऑफ हो रहे हैं। ध्यान रखिएगा, आपको इंट्राडे चार्ट डेस्कटॉप स्क्रीन पे दिखा रहे होंगे। MCX 3.5% इस समय मजबूत ट्रेड करता हुआ। फिनो पेमेंट्स बैंक ये भी 5% के आसपास खुला होगा, क्योंकि अब महज 1.5% ही उछाल नजर आ रहा है और 3.5% कूल ऑफ हो चुका है ऊपर से, पर मजबूती के साथ कामकाज। GSK फार्मा 3/4% की बढ़त के साथ ट्रेड करता हुआ। ये सब वो रिजल्ट रिएक्शंस हैं। जोड़ दीजिए इसमें ONGC का मूव 3.5% ऊपर, 3.25% ONGC मजबूत। ये प्योरली वो क्रूड का प्ले। SJVN 2% मजबूत कामकाज कर रहा है। वो ऑर्डर बैक करने की जो खबर आई थी उसके चलते इस समय मजबूत। कुछ ही देर में LIC का वो जो प्री ओपन है वो सेटल होता हुआ नजर आएगा, तब देखते हैं 949 की इशू प्राइस के सामने कहां पे वो शुरुआत कर रहा है। रेट गेन दबाव में 4-4.5% के आसपास। नंबर्स से पहले कल 11% का उछाल था। नंबर्स बढ़िया है, पर कल क्योंकि ऑलरेडी 10% के आसपास उछल चुका था, इस समय कूल ऑफ होता हुआ। अच्छा, आज आने वाले नंबर्स में बजाज इलेक्ट्रिकल्स का स्टॉक बढ़िया मूव कर रहा है। भारतीय एयरटेल अब धीरे धीरे मूव कर रहा है। 1%, 1.25% का उछाल है। भारतीय एयरटेल पे एक बार समित जरा एक बार आप फिर से रिविजिट करें। हमने प्री ओपन में तो रिविजिट करा था, गए थे इस पे। अब मूव कर रहा है नंबर्स से पहले। नंबर्स मेरे ख्याल से बाजार बंद होने के बाद आएंगे। देखिए आशीष, भारती की बात करें तो ये स्टॉक ने काफी टाइम के बाद उसके 200 डे एवरेज को चैलेंज किया था। इनफैक्ट स्लाइड भी हुआ था, बट कल उसमें वापस थोड़ी बहुत रिकवरी आई है। बट टेक्निकली स्पीकिंग, जब तक ये 720 का लेवल ऊपर ब्रेक नहीं होता है,
उसमें स्ट्रेंथ नहीं आएगी और हायर लेवल्स पे आपको थोड़ा बहुत सेलिंग दिखेगा। सो रिजल्ट के बाद इसका जो भी रिएक्शन है वो देखना काफी इंपॉर्टेंट है। 720 ऑन दी हायर साइड, तो अगर 720 ऊपर ब्रेक होता है तो उसका जो अपवर्ड ट्रैजेक्टरी है वो रिज्यूम होगा। बट अगर ये 690 के नीचे स्लाइड होता है तो फिर शायद से नियर टर्म में ये स्टॉक में थोड़ा पेन होगा और फिर आपको ये वापस 670 660 तक लुढ़कते हुए दिख सकता है। ठीक बात। तो ये भारतीय एयरटेल का व्यू आ गया है। अच्छा, इस बीच पता नहीं होता साहब जुड़े थे नहीं जुड़े थे। होता साहब, कुछ देर में 4 का चौका की शुरुआत होने वाली है, उसमें वीरू ने मेंशन करा था कि होता साहब देंगे एक बढ़िया सा मिड कैप पिक, तो प्लीज आप रेडी रखिएगा अपना मिड कैप आइडिया। डॉक्टर साहब जरा 2 स्टॉक्स दिखाइएगा, डॉक्टर लाल पैथलैब्स और साथ साथ मेट्रोपोलिस। कल तगड़ी पिटाई हो रही थी, उसके ऊपर आज भी डॉक्टर लाल कमजोरी शुरुआत करता हुआ आपको नजर आएगा। और दिक्कत हो गई है इस स्पेस में इंटेंस कंपटीशन की। वो टाटा 1mg ने वो जो इंट्रोडक्टरी प्राइस रख दिया है डॉक्टर लाल, हाँ ये भी कल पिटा था, आज थोड़ा बहुत सुधरने की कोशिश। प्राइस जो है 100 रुपए पर टेस्ट है वीरू, और इस समय सारी कंपनीज वो टेस्ट जो तमाम है 500, 550, 600 रुपए पे करती हैं। टाटा 1mg आ गए 100 रुपए के भाव पे टेस्ट लेने के लिए। और अभी तो खैर वो करेंटली लिमिटेड है बेंगलुरु मार्केट में, लेकिन इसने वो मूड बिगाड़ दिया है स्पेस का। होता साहब ये डॉक्टर लाल जैसी कंपनी इंटेंस कंपटीशन सल करेंगे स्टॉक्स, आप लोग का व्यू क्या है? बहुत पिटे हुए हैं, ऑफ हाई ट्रेड कर रहे हैं, लोगे आप छोड़ दोगे इस समय? नहीं, ये तो जो टाटा एमजी ने लॉन्च किया है बहुत ही कैनिबलाइजेशन कर रहा है, ये प्राइस डिस्ट्रक्शन है, क्योंकि 600 का 100 में अगर वो लॉन्च कर रहे हैं, हालांकि आपने पता है कि बेंगलोर मार्केट में है, लेकिन अगर पैन इंडिया में है वह डेफिनेटली इनके सब पे मार्जिन पे इम्पैक्ट करेंगे। तो जो बड़े प्लेयर्स हैं मुझे लगता है कि 2-3 क्वार्टर का थोड़ा सा अर्निंग इम्पैक्ट लेके वो तो विस्टैंड कर लेंगे, लेकिन अच्छा है कि इसमें अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर का जो है, छोटे छोटे प्लेयर वो हट जाएंगे अगर जिस तरह का प्राइसिंग एमजी लेके आ रहे हैं। तो बड़े प्लेयर डेफिनेटली सस्टेन करेंगे ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन जिस तरह के मार्जिन वो पहले एंजॉय करते थे वो शायद ना सस्टेन हो। तो उसी तरह से मुझे लग रहा है कि इनका जो वैल्यूएशन है वो भी थोड़ा सा करेक्ट होगा, हालांकि ऊपरी तरफ से ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी नियर टर्म में और थोड़ा सा ये प्रेशर में ही रहेंगे जिस तरह का ये प्राइस डिस्ट्रक्शन हुआ है। ओके, चलिए हो रहा तैयार रहिएगा अपनी पिक के साथ, लेकिन याद रखिएगा अब तक के इस सेशन में लगभग 24 मिनट के मेटल्स विनर है। इंडिसेस अगर आप देखें एक लेवल से वापस आए हैं, लेकिन मेटल्स विनर है आपकी स्क्रीन पर। शुरुआत करते हैं 4 का चौका की, और इस क्रम में याद रखिएगा सबसे पहले आज हम बात करेंगे सस्ता ऑप्शन की। शुभम, बताइए आपके सौजन्य से इस बाजार को चेज करने के लिए तेजी या मंदी आपके जहन में कौन सा स्टॉक ऑप्शन आता है, बताइए। वीरेंद्र जी बहुत सारा लॉन्ग कॉल की हमने बात की है, तो अब एक शॉर्ट के तरफ एक स्टॉक देखेंगे। फार्मा एज ए सेक्टर में काफी वीकनेस है और इसमें मल्टीपल स्टॉक जैसे ग्लेनमार्क, लुपिन, सिप्ला सब में गिरावट है। तो मुझे लगता है कि सिप्ला में एक पुट ऑप्शन खरीदा जा सकता है इस गिरावट को प्ले करने के लिए। तो 920 के स्ट्राइक का जो एट द मनी का पुट ऑप्शन है अभी 15 रुपए 40 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। इस पुट ऑप्शन पे खरीदारी की राय है। 11 रुपए पे स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 23 रुपए तक का टारगेट मुझे लगता है इस पुट ऑप्शन के लिए आता हुआ दिखेगा। तो सिप्ला का 920 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन पे खरीदारी की राय। ओके, सिप्ला का 920 का पुट ऑप्शन लेके आना है। जरा सिप्ला का चार्ट लेके आइए आपकी स्क्रीन पर। सिप्ला 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 एक बार क्या कर रहा है उसको देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सिप्ला इस वक्त 919 पे अपना डे लो पे ट्रेड करता हुआ, और यस याद रखिएगा पिछले 3 सेशन की लोस को वॉलेट कर दिया है, और ये 15:30 का जो पुट ऑप्शन है अब हो चुका है 17 रुपए का। चेस करना है सिप्ला के 920 के पुट ऑप्शन को, एट द मनी पुट ऑप्शन। ये हो गया सस्ता ऑप्शन। एफएनओ स्टार सुपरस्टार, याद रखिएगा राजेश पालवे जी की आज ये पिक होगी। राजेश जी, आपका टीवीएस मोटर्स बेहद शानदार रहा। आपका एफएनओ का सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स कौन है इस वक्त एफएनओ सुपरस्टार? तो वीरेंद्र जी जो स्टॉक पे हम फोकस कर रहे हैं यहाँ पे वो है कोरोमंडल। कोरोमंडल का सेटअप देखें तो स्टॉक अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम एक बुलिश जोन में ट्रेड करते हुए दिख रहा है। आज ओपनिंग के बाद से इसमें बाइंग इंटरेस्ट वापस बनते हुए दिखा है। स्टॉक को देखें तो वोलेटाइल मार्केट में भी काफी स्टेबल स्ट्रक्चर यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। तो 898 के आसपास अभी फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं, इसमें बाय करने की सलाह रहेगी। अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ड्यूरिंग द डे के करीब 915 से लेकर 920 तक की अपसाइड इसमें आते हुए दिख सकती है। करंट लेवल से स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे करीब
880 के 885 के आसपास का। ओके, कोर बंडल आपकी स्क्रीन पे बात करते करते राजेश जी की टिप्पणी करते करते करीब 898 से अगर आप देखें 902, 903 और अब 904 स्ट्राइक करता हुआ सिप्ला का वो पुट ऑप्शन 15.35 का अभी इंट्राडे हाई लगा के आया करीब 18 रुपए 48 पैसे का। याद रखिएगा हम इंट्राडे स्विंग्स को चेज कर रहे हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन अब बात करते हैं मानस जायसवाल जी से, चार्ट का चमत्कार ताजा तरीन। मानस जी मैं आ रहे उस पर आते हैं जरा। LIC सेटल हो गया, अभी तो 1 मिनट बचा है, 944 हो रहा है, 945 पे सेटल हो रहा था, लेकिन ठीक है पता चल गया है कहां होने वाला है। 867, अरे बाप रे, इशू प्राइस तो था 949 का, तो ये मामला थोड़ा गड़बड़ा गया है। अब ये जहां सेटल हो रहा है 867, ये हम रिटेल, हम एम्प्लॉय जो हैं और जो पॉलिसी होल्डर्स हैं, सबकी एक्विजिशन कॉस्ट के नीचे सेटल होता हुआ LIC का IPO। तो 949 की इशू प्राइस के सामने 867, रिटेल एम्प्लॉइज की 904 की एक्विजिशन कॉस्ट के सामने 867, और पॉलिसी होल्डर्स की जो अच्छा खासा 60 रुपए का डिस्काउंट था 889 एक्विजिशन कॉस्ट थी, सबके नीचे। ये थोड़ा सा मामला गड़बड़ा गया। एक्सपेक्टेड था कि एक डिस्काउंट पे लिस्टिंग, लेकिन ये भी एंटिसिपेटेड था कि बाकी सबको जो डिस्काउंट मिला है उनके तो ऊपर ही शायद टाइट करता हुआ नजर आएगा LIC। लेकिन इस समय अपनी इशू प्राइस से 8.5% की कमजोरी। ठीक है, यहां पे सेटल हुआ है, देखते हैं खुलने के बाद किस तरह का बिहेवियर रहता है स्टॉक का। देवेंद्र और दीवान जुड़ेंगे, लेकिन वीरू प्लीज कंटिन्यू। सॉरी, चार्ट का चमत्कार मानस के पास। मानस, कौन सा स्टॉक आइडेंटिफाई करा है आपने? देखिए, चार्ट के चमत्कार में आज एक सेल कॉल है, और सेल कॉल है एशियन पेंट्स पे। अगर आप एशियन पेंट्स के पैटर्न को देखिए तो लगातार हम कंसोलिडेशन देख रहे थे, लेकिन एक जो सपोर्ट था 2975 का, स्टॉक ने उसको ब्रीच किया है। 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक ने कंफर्मेशन दिया है चार्ट पे लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का, तो मेरा समझना है कि यहां से गिरावट बढ़ेगी। तो एशियन पेंट्स पे 2900 रुपए के टारगेट के लिए, 2900 के टारगेट के लिए एक सेल कॉल लेना है, जहां आपके स्टॉप लॉसेस 3011 के ऊपर रहेंगे। बिल्कुल ठीक, एशियन पेंट्स में बिकवाली करने का कॉल 2968 पे इनिशिएट करा है, 2965 के आसपास के लेवल्स, और जैसे जैसे क्रूड में उबाल बढ़ता चले जा रहा है, पेन स्टॉक्स में प्रेशर माउंट हो रहा है। इस समय एक चार्ट का चमत्कार के तौर पे एक सेल कॉल मानस की तरफ से एशियन पेंट्स में बिकवाली करने का। होता साहब, आप लोग की सबसे प्रिफर्ड मिड कैप पिक कौन सी होगी? है APL अपोलो। नंबर्स Q4 के बहुत स्ट्रांग हैं, और मैनेजमेंट कमेंट्री आने वाले सालों के लिए FY23 FY24 का देखें तो बहुत स्ट्रांग कमेंट्री है। और इसका जो अर्निंग कैगर है पैट का 31% है और FY22 to 24, और ROE इसका 29% टच कर जाएगा 24 तक। मैनेजमेंट ने बोला है कि ऑलमोस्ट 32% का 37% का वॉल्यूम ग्रोथ टारगेट है FY23 का, और हम अनुमान लगा रहे हैं कि 32% वॉल्यूम ग्रोथ कैगर होगा FY22 से 25 तक। अभी भी स्टॉक ट्रेड कर रहा है 23 टाइम्स FY24 पे, जो कि अगर देखें एस्ट्रल पॉली व्हिच इज ट्रेडिंग एट 40 टाइम्स FY24, तो यहाँ पे ह्यूज रूम है एक रीरेटिंग के लिए। ऊपरी स्तरों से स्टॉक गिर चुका है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 1100 का एक टारगेट बनना चाहिए फॉर नेक्स्ट 12 मंथ्स, तो यहाँ पे एक बाय की सलाह है। APL अपोलो ट्यूब्स, ये पसंद आ रहा है होता साहब और उनकी टीम को। इन लेवल्स पर एक बाय कॉल। क्विकली रैप अप कर देता हूं आज का 4 का चौका। शुरुआत करी थी आज के सस्ते ऑप्शन के साथ, और शुभम ने हाईलाइट करा सिप्ला। सिप्ला में 920 का पुट खरीदने का मन था। 15 रुपए 30, 15 रुपए 40 पैसे इन लेवल्स पे जहां पे है, इनमें आप वो एक बाय इनिशिएट कर सकते हैं। ये पुट 23 रुपए तक के टारगेट्स देगा। स्टॉप लॉस रखना है 11 के जोन्स पर। फार्मा की वीकनेस को भुनाने का तरीका, सिप्ला सबसे ज्यादा वीक नजर आता है, और उसका 920 का पुट। FNO सुपरस्टार था कोरोमंडल इंटरनेशनल, पालविया साहब की तरफ से आज का वो ट्रेड आया था, खरीदने का कॉल था। खरीदारी इनिशिएट करी थी 897 898 के लेवल्स पर, और 915 से 920 का टारगेट यहां पर। जो आज का चार्ट का चमत्कार मानस की तरफ से एशियन पेंट्स, और एशियन पेंट्स में बिकवाली करने का कॉल है, ध्यान रखिएगा। 2968 पे वो सेल इनिशिएट करा हुआ है, ऑलरेडी वो ट्रेड ग्रिप में आ चुका है 2958 के लेवल्स पर। इस समय एशियन पेंट्स ट्रेड कर रहा है 3011 का स्टॉप, 2900 के टारगेट्स। और आज का मिड कैप फंडा होता साहब की तरफ से आया था,
होता साहब का कहना है एपीएल अपोलो ट्यूब्स, इसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। ये एक फंडामेंटल पिक है मिड कैप स्पेस की उनकी तरफ से। अच्छा, इस बीच आप लोगों को कोई भी बढ़िया ट्रेड ग्रिप में आ रहा हो तो प्लीज पीसीआर को मेंशन करिएगा, मैं आप लोगों के पास आऊंगा। मैं थोड़ा सा डिवेट करके जा रहा हूं सुमित के पास। दरअसल अब एलआईसी की लिस्टिंग की डिटेल तो आपकी स्क्रीन पर आई चुकी हैं, 8% के डिस्काउंट के साथ। ये सबके लिए डिसअपॉइंटमेंट है जो आज लिस्टिंग होगी, लेकिन हिस्टोरिकली 1 साल नहीं 2 साल नहीं, सुमित बता रहे हैं इन्होंने 12 साल का डेटा कंगाल डाला सरकारी आईपीओस का परफॉर्मेंस। मतलब मैं पिछला जो सबसे बड़ा सरकारी पीएसयू आईपीओ आया था वो था कोल इंडिया 2010 में। मतलब किस्मत अच्छी है कि जितनी अब तक की सबसे बड़ी लिस्टिंग हुई है सारी देखी है मैंने। तो उसमें से 2010 में जब कोल इंडिया की लिस्टिंग हुई थी तब से लेके अब तक सारे आईपीओस को मैंने खंगाला कि कितने पीएसयू आईपीओस आए हैं। कोल इंडिया लिस्टिंग इतना अच्छा करके गया था, और तो बाजार भी अच्छा हो 30-35% लिस्टिंग चला था कोल। और उस दिन बाजार भी 2% के आसपास चला निफ्टी, और उस पूरे हफ्ते में बाजार करीब 4% चला था, तो वो तो बहुत अच्छा दिन था। खैर, लेकिन अगर आप पुरानी हिस्ट्री खंगालेंगे तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग नंबर आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। शुरुआत करते हैं पिछले 12 साल में, ये सन 2010 से लेकर 2022 तक के बीच की बात है। इस 12 साल की ड्यूरेशन में करीब 25 से ज्यादा सरकारी पीएसयू कंपनीज के, जो सरकारी कंपनियां पीएसयूज जो हैं, उनके आईपीओ आते हुए दिखाई पड़े। इसमें छोटे बड़े अच्छे नाम, बड़े बुरे नाम आपको दिखाई पड़ेंगे। इनमें करीब 12 आईपीओ ऐसे थे जिनकी लिस्टिंग मुनाफे के साथ होते हुए दिखाई पड़ी, यानी कि लिस्टिंग गेन आपको उसमें मिला। और रफली 13 ऐसे आईपीओ थे जो कि कमजोर लिस्ट हुए, बाकी कुछ फ्लैटिश साइड पर भी आते हुए दिखाई पड़े। अच्छा, लिस्टिंग के टाइम पर ऑन एन एवरेज ज्यादातर जो सभी 25 आईपीओ को हमने खंगाला है, इसमें 10% के आसपास की एक एवरेज ग्रोथ आते हुए आपको दिखाई पड़ेगी। लेकिन खेल शुरू होता है लिस्टिंग के बाद से लेके अब तक, यानी कि पिछले 12 साल में उन आईपीओस ने आपको करीब 75% के आसपास की बढ़त दी है। इनमें वो आईपीओस को आप थोड़ा हटा भी सकते हैं जो हाल फिलहाल की सरकारी कंपनियों की लिस्टिंग है। कुछ आईपीओ आपकी स्क्रीन पर, ये जो फैंसी आईपीओस रहे हैं, 17% के आसपास का लिस्टिंग गेन है, और आईपीओ से लेकर अब तक ये 30% नीचे आ चुका है कोल इंडिया। लेकिन कोल इंडिया जिसके पास भी है वो फ्री का है, क्योंकि इसके डिविडेंड इतने आए हैं कि उसके बाद उसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट नील हो गई। तो इसमें डिविडेंड एडजस्ट नहीं है, लेकिन बोनस स्प्लिट जरूर एडजस्टेड है। उस लिहाज से आप देखेंगे तो 30% निगेटिव दिखाई पड़ेगा। एसबीआई कार्ड, ये आईपीओ, ये क्योंकि पहले प्राइवेट कंपनी थी, बाद में पीएसयू के तौर पर लिस्ट हुई, 13% के आसपास का लिस्टिंग, 13% के आसपास का निगेटिव लिस्टिंग गेन और 4% के आसपास का निगेटिव रिटर्न। लेकिन ये ना भूलें कि जब लिस्ट हुआ था तब वो बुरा दौर लॉकडाउन का आता हुआ दिखाई पड़ा, जिसके वास्ते ये फेस किया था। हालांकि उसके बाद चला, फिर वापस नीचे आया। एक ड्रीम रन दिखाई थी आईआरसीटीसी ने, 100% की जोरदार लिस्टिंग और पीएसयू स्पेस का सबसे शानदार रिटर्न देने वाला स्टॉक, 920% इसने रिटर्न दिया है, और इसमें डिविडेंड इंक्लूडेड नहीं है। एनबीसीसी एक और ऐसा नाम, लिस्टिंग में तो सुस्त रहा, 5% के आसपास की ढीली लिस्टिंग, लेकिन उसके बाद क्या जोरदार रिटर्न आया, 366% रिटर्न, और उसके उसमें एक स्प्लिट और बोनस जैसे बड़े कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट भी हुए, डिविडेंड भी आया। तो इस तरह की एक बढ़िया रिटर्न उस तरह से बना के दिए। एचएएल ये आज भी अब जोरदार तेजी में कामकाज कर ही रहा है, ऑल टाइम हाइस के आसपास है, 32% की जोरदार तेजी। स्टॉक स्प्लिट और बोनस तो नहीं है, लेकिन हाँ सुस्त लिस्टिंग के बावजूद उसने रिटर्न दिया था। एमओआईएल एक और ऐसा नाम, 47% की शानदार लिस्टिंग, उसके बाद करीब 16% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न यहां देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी यहां पर भी एडजस्टमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। और उसके अलावा ये जो लास्ट नाम है, ये एचएएल नहीं है, ये एमजीएल है, जहां पर 81% के आसपास के रिटर्न देखने को मिले। अच्छा, सरकारी इंश्योरेंस कंपनियां, न्यू इंडिया एश्योरेंस, जीआईसी आरई, ये दोनों कंपनी के केस में लिस्टिंग गेन ढीला था, इनमें बोनस भी आए हैं, उसके बावजूद भी ये शेयर नेगेटिव रिटर्न दे रहे हैं। और लास्टली एसबीआई लाइफ, ये हालांकि शुरुआत प्राइवेट और बाद में पीएसयू बना, 5% के आसपास का लिस्टिंग गेन और आईपीओ सब तक 50% के आसपास का मूव दे चुका है। लेकिन ये सभी शेयर आपको अगर एक मोटा जिस्ट देखेंगे तो ये समझ लीजिए कि लिस्टिंग भले ही ढीली होते हुए दिखाई पड़े, लेकिन डिविडेंड इतना देंगे और समय अगर आप इनको देते हैं तो रिटर्न इतना देंगे कि शायद आपकी कॉस्ट ऑलमोस्ट फ्री हो जाए। तो एलआईसी की कमजोर लिस्टिंग से आपको घबराने की एटलीस्ट जरूरत नहीं है। ये कंक्लूजन की तरफ वही जा रहा था मैं कि सरकारी कंपनीज लंबी अवधि तक रखी जाएं तो डिविडेंड डोल आउट इतने तगड़े होते हैं, वो स्प्लिट एडजस्टमेंट देखेंगे तो रिटर्न्स बहुत तगड़े। वो आखिरी प्लेट जाते थे आपने, लेकिन जीआईसी रे और न्यू इंडिया एश्योरेंस दिखा दिया। सरकारी इंश्योरेंस वाला तो मामला गड़बड़ा गया। हाँ, उसमें क्योंकि उनके सामने पीयर भी तो है ना, उनके पीयर के अच्छे प्रीमियम मिल रहे हैं, तो कोई पीएसयू में क्यों जाएगा। लेकिन डिविडेंड यहाँ पे भी है, तो देखते हैं अब एलआईसी ये 8-8.5% का जो इनिशियल इशू प्राइस के डिस्काउंट के साथ खुलने की तैयारी कर रहा है, कंटिन्यूस सेशन में कैसा बिहेवियर होता है, किस तरह की डिमांड आती है। क्योंकि एलआईसी के आईपीओ की तैयारी हो रही है, काम करते हैं, ऐसा ना हो कहीं लेट हो जाए।
यहां पे शो को यहीं समेटते हैं, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के उस पर मार्केट का डिसीजन कंटिन्यू करेंगे ताकि समय पे एलआईसी की लिस्टिंग पर फोकस हो सके डिटेल में। क्विकली छोटा सा ब्रेक, आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रेक के उस पार अमित सेठ साहब होंगे हमारे साथ और साथ साथ श्रीकांत चौहान मदद करेंगे, 10 के दमदार ट्रेड्स उन लोगों से लेंगे। साथ साथ एलआईसी की लिस्टिंग की तैयारी, महज 5 मिनट बचे हैं और जिनसे हमने एलआईसी लिस्टिंग से पहले जब आईपीओ आया था चर्चा करी थी बहुत बढ़िया तरीके से, देवेन और दीवान, देवेन चौक से और प्रकाश दीवान, ये दोनों जुड़ेंगे आज फिर से हमारे साथ। लिस्टिंग के बाद इन दोनों का व्यू क्या बन रहा है, हम लोग करें क्या, सबके जहन में तमाम सवाल होंगे। वीरू और मैं वही सवाल आप लोगों के इनके सामने पोज करेंगे और फिर आगे चल के गुरमीत चड्ढा साहब भी होंगे, उनसे भी बातचीत होनी है। पूरा एक्शन एक छोटे से ब्रेक के उसमें।